हाँ सर। ठीक है। हाँ सर। क्या खत्म करे थे लास्ट क्लास में? स्पीड खत्म करे थे, राइट? दिख रहा है ना बोर्ड पूरा? चलो, तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है वेलोसिटी। वेलोसिटी के बारे में समझते हैं कि वेलोसिटी होता क्या है, क्या क्या टाइप्स होते हैं वेलोसिटी के, डेफिनेशन और फिर उसका मैथमेटिकल फॉर्म देखेंगे। ठीक है, तो पॉइंट वाइज लिखना। वेलोसिटी में पहला पॉइंट लिखना, इट इज डिफाइंड एज rate of change of displacement। डिस्प्लेसमेंट का जो चेंज होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको क्या बोलते हैं? वेलोसिटी बोलते हैं। इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी भी क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी होगा। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए वेलोसिटी भी क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी होगा, क्योंकि डेफिनेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी। ठीक है, इसका जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा? वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होता है, थर्ड पॉइंट है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी is in the direction of displacement। जिधर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी भी होगा। ठीक है, वेलोसिटी के चलते डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी भी होगा। फोर्थ पॉइंट है, एसआई यूनिट जो है, एसआई यूनिट वेलोसिटी क्या होगा? इज मीटर पर सेकंड। जो स्पीड का यूनिट होता है वही वेलोसिटी का भी यूनिट होगा, स्पीड में कुछ चेंज नहीं होगा। साथ ही साथ अगर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी लिखोगे, तो जो स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला था वही वेलोसिटी का भी डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। नाउ नेक्स्ट अब बात करेंगे हम टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। लिखना, नेक्स्ट हेडिंग है टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। अगेन यहाँ पर भी चार टाइप होते हैं, जैसे स्पीड में चार टाइप के स्पीड थे, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। सिमिलरली हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा, second one is average velocity, third is uniform velocity, and fourth is non-uniform velocity। अब इन चारों टाइप को एक एक करके डिस्कस करेंगे। जैसे हमने पढ़ा था स्पीड के केस में, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या था? स्पीड ऑफ ए बॉडी, स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी एट ए इंस्टेंट को क्या बोलते थे? वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते थे। सिमिलरली वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग पार्टिकल एट ए गिवन इंस्टेंट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो यहाँ पे लिखेंगे लिखना, velocity of a moving particle
velocity of a moving particle at some given instant, some given instant of time is known as instantaneous velocity. इसका जो सिंबल होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का, वो ब्रैकेट में लिख सकते हो, v के ऊपर वेक्टर साइन। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो सिंबल होगा वो क्या होगा, v के ऊपर एरो का साइन लगाएंगे। ये रिप्रेजेंट क्या करेगा कि एरो क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये वेलोसिटी है। अगर v नॉर्मली लिखा हुआ, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये स्पीड है, और अगर v के ऊपर वेक्टर लगा हुआ है तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, वेलोसिटी रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट इसके नीचे लिखना जो वेलोसिटी, इसके नीचे लिखेंगे वेलोसिटी, वेलोसिटी means velocity means instantaneous velocity, velocity means instantaneous velocity। अगर कोई सिंपली वेलोसिटी बोल रहा है तो वो किस वेलोसिटी को रेफर करेगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को रेफर करेगा। अगर कहीं कुछ मेंशन नहीं किया गया, जस्ट वेलोसिटी मेंशन करा गया है, तो यानी वहां पे किसकी बात होगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात होगी। जस्ट स्पीड में जैसे स्पीड की जस्ट बात करें, अगर सवाल में बोला होगी फाइंड द स्पीड, मतलब वो क्या बात कर रहा है, वो इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात कर रहा है। वैसे ही अगर वेलोसिटी बोलेगा, जस्ट वेलोसिटी बोलने का मतलब होता है हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछ रहे हैं। ठीक है ना, अगर एवरेज वेलोसिटी पूछना होगा तो वो सवाल में लिख देगा फाइंड एवरेज वेलोसिटी। देखेंगे इसमें मैथमेटिकली लिखना, मैथमेटिकली इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज गिवन एज, मैथमेटिकली इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज गिवन एज velocity is given as v vector is equal to dr vector divided by dt। अगर मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन करोगे तो ये dr by dt ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी के बराबर। तो dr by dt जो है तुम्हारा, दिस विल गिव व्हाट, वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जहाँ आर क्या है, आर वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर। ये बताए हैं आर वेक्टर के बारे में कि आर वेक्टर क्या होता है, इसको हम पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। नोट में कुछ पॉइंट्स लिख लेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये, देखेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, magnitude of instantaneous velocity is equals to instantaneous speed for a moving particle। इसको 1 कर सकते, जो मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का किसी भी मूविंग बॉडी के लिए वो किसके बराबर होगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड के बराबर होगा। जैसे एक बॉडी है, इस पाथ पे चल रहा है, इस पॉइंट पे अगर इसका वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है या स्पीड बोलोगे, स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है, तो ये जो 5 मीटर पर सेकंड है, ये एक साथ दो चीजें रिप्रेजेंट करेगा। एक स्पीड रिप्रेजेंट कर रहा है इस पॉइंट पे, साथ ही साथ इस पॉइंट पे जो मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी का, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का, वो भी रिप्रेजेंट करेगा। और डायरेक्शन कैसे पता करेंगे, डायरेक्शन जो होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का, वो पता चलता है
टेंजेंट से। तो नेक्स्ट लिखेंगे, लिखना डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी is given by tangent on the trajectory on which body is moving. डायरेक्शन कैसे पता चलेगा? अगर कोई पाथ दिया हुआ है तुमको, जैसे सर्कुलर पाथ हो गया, पैराबोलिक पाथ हो गया, तो किसी भी जगह पे अगर तुमको वेलोसिटी का डायरेक्शन निकालना है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन निकालना है, तो कैसे पता करेंगे? जैसे ये तुम्हारा एक पाथ है, ठीक है, इस पे पार्टिकल चल रहा है और हमें चाहिए इस पॉइंट पे डायरेक्शन, तो क्या करेंगे? इस पॉइंट पे पहले टेंजेंट खींचेंगे, ठीक है ना? ये जो टेंजेंट होगा, अब ये टेंजेंट रिप्रेजेंट करेगा वेलोसिटी का डायरेक्शन एट दिस पॉइंट, मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन। कैसे? इस एरो का ध्यान देंगे, अगर बॉडी का मोशन इधर की तरफ हो रहा है, यानी ये जो एरो है, दिस एरो विल रिप्रेजेंट वेलोसिटी एट दिस गिवन पॉइंट। आ रही बात समझ में? तो अगर ये पॉइंट 1 है, तो दिस विल रिप्रेजेंट v1 वेक्टर। क्लियर है? v1 वेक्टर क्या है तुम्हारा? पॉइंट 1 का वेलोसिटी है, जिसको हम क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं। कोई कंफ्यूजन किसी को? सर और ट्रेजेक्टरी का मतलब? ट्रैजेक्टरी का मतलब लिखवाए थे, तो पाथ ट्रेस्ड बाय, प्रीवियस क्लास में ही बताए थे, पाथ ट्रेस्ड बाय अ मूविंग पार्टिकल इज नोन एज ट्रैजेक्टरी। कोई भी पाथ जो मूविंग पार्टिकल फॉलो करता है उसको ट्रैजेक्टरी बोलते हैं। नहीं लिखा था क्या पिछले क्लास में? स्टार्टिंग में ही जब मोशन शुरू करे थे ना, तो सबसे पहला जो डेफिनेशन लिखवाए थे वो ट्रैजेक्टरी का ही डेफिनेशन था। पाथ ट्रेस्ड बाय अ मूविंग पार्टिकल इज नोन एज ट्रैजेक्टरी। जिस पाथ पे पार्टिकल चलता है उस पाथ को ट्रैजेक्टरी के नाम से जानते हैं इन मैकेनिक्स। ठीक है, तो ये जो पाथ है ना तुम्हारा, जिस पे बॉडी चल रहा है, इसी पाथ को हम क्या बोलते हैं? ट्रैजेक्टरी बोलते हैं। ओके। ठीक है, ये था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में। नाउ विल डिस्कस अबाउट एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी इज डिफाइंड एज average velocity is defined as ratio of average velocity is defined as ratio of displacement, ratio of total displacement to ratio of total displacement to total time taken, ratio of total displacement to total time taken। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, या नेक्स्ट पॉइंट लिखने से पहले डेट इज करके लिखते हैं। डेट इज एवरेज वेलोसिटी, और एवरेज वेलोसिटी का जो सिंबल होता है वो होता है ऐसे, बताए होंगे। एवरेज वेलोसिटी का सिंबल क्या होगा? एवरेज रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं? ये स्क्वायर ब्रैकेट के यूज करते हैं। ये वेलोसिटी है तुम्हारा, एरो लगा हुआ है इसके ऊपर, और ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा दोगे तो ये क्या हो जाएगा? एवरेज वेलोसिटी होगा। और एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। रेशियो किसका किसका है? टोटल डिस्प्लेसमेंट का और टोटल टाइम का। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट लिखना। नेक्स्ट लिखना, मैथमेटिकली मैथमेटिकली
average velocity is given as, mathematically average velocity is given as, mathematically average velocity is given as v vector is equal to delta r divided by delta t. डेल्टा आर मतलब चेंज इन पोजीशन वेक्टर, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। डेल्टा टी मतलब चेंज इन टाइम, ठीक है। और डेल्टा टी का मतलब होता है एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल। स्पीड के केस में बताएंगे कि डेल्टा टी का मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल, जैसे 5 सेकंड और 10 सेकंड के बीच में, 10 सेकंड और 20 सेकंड के बीच में, ठीक है ना। उस टाइम में जो वेलोसिटी बताओगे या जो स्पीड बताओगे, उसके आगे क्या लगा रहेगा, उसके आगे एवरेज लगा रहेगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हो, इट इज डिफाइंड in a given time interval. ये टाइम इंटरवल में डिफाइन करते हैं। हो गया, समझ में आ रहा है ना? किसी कोई कंफ्यूजन नहीं है? तो कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े। हाँ। जो दो टाइप बचा है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है तुम्हारा यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में पढ़े हो, और यूनिफॉर्म स्पीड में क्या बोले थे, अगर जो स्पीड है वो थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट रहता है तो उसको क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं, ठीक है ना। सिमिलरली यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगा, अगर कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा है और कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, ठीक है। कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करने का मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है। अगर वेलोसिटी चेंज नहीं होगा तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं, मोशन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। अब जो वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी के पास अपना मैग्नीट्यूड होता है और अपना डायरेक्शन होता है। अगर इन दोनों में से कोई भी चेंज होगा तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। डायरेक्शन चेंज करो तो भी वेलोसिटी चेंज, मैग्नीट्यूड चेंज करो तो भी वेलोसिटी चेंज, और दोनों चेंज करोगे तो भी वेलोसिटी चेंज। यानी वेलोसिटी चेंज करने के कितने तरीके हैं, 3 तरीके हो सकते हैं। पहले स्पीड के केस में डायरेक्शन नहीं था ना, तो बस वह हम बात कर रहे थे अगर वैल्यू चेंज हो रहा है स्पीड का तो स्पीड चेंज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो वेलोसिटी की बात करोगे तो दोनों में चेंज देखना पड़ेगा, मतलब मैग्नीट्यूड और साथ साथ डायरेक्शन का भी चेंज देखना होता है, ठीक है ना। तो लिखना, अ पार्टिकल इज सेड टू हैव, अ पार्टिकल इज सेड टू हैव यूनिफॉर्म वेलोसिटी, a particle is said to have uniform velocity, a सर एक particle बार is फिर से said to कंटिन्यू have, करो प्लीज। फिर से डेफिनेशन रिपीट करें। a particle is said to have uniform velocity, a particle is said to have uniform velocity if magnitude, if magnitude as well as direction, magnitude as well as direction of its velocity, magnitude as well as direction of its velocity, velocity remains constant, remains constant, remains constant throughout the motion, remains constant throughout the motion, throughout the motion, full stop, पैरा छोड़ के लिखोगे। This is possible only, this is possible only, this is possible only when, this is possible only when particle is moving on, possible only when particle is moving on a straight line, on a straight line
straight line with constant speed, on a straight line with constant speed without reversing its direction, ठीक है। तो ये जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का कंडीशन है, ये एक ही केस में सेटिस्फाई होता है, कब? पार्टिकल कहाँ चले? स्ट्रेट लाइन पे चले, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन पे चलेगा विथ कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड कहने का मतलब है कि जो मैग्नीट्यूड है ना वो चेंज नहीं हो रहा है। मान लो यहाँ पे जो पार्टिकल है, यहाँ पे उसका स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है, इधर की तरफ चल रहा है। यहाँ पे पार्टिकल है, टेंजेंशियल डायरेक्शन डालोगे पैरेलल आएगा, तो अगेन 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर भी देखा कितने से चल रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। हर जगह डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम आएगा, तभी हम इसको क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलेंगे। और ये कब पॉसिबल है? जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे चले विथ कांस्टेंट स्पीड विदाउट रिवर्सिंग इस डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन चेंज कर दिया, मान लो इधर जाने के बाद इधर घूम गया, तो अभी भी स्ट्रेट लाइन पे ही चल रहा है, लेकिन डायरेक्शन क्या हो गया? चेंज हो गया। अगर डायरेक्शन चेंज हो गया तो इसका मतलब ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं है। आ रही बात समझ में? चलो नेक्स्ट लिखेंगे। नेक्स्ट हेडिंग इज नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या मतलब होता है? अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा हो तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं? मोशन विथ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलते हैं। और वेलोसिटी चेंज करने का कितना तरीका? या तो मैग्नीट्यूड चेंज कर लो, या तो डायरेक्शन चेंज कर लो, या फिर दोनों चेंज कर लो, ठीक है ना। दोनों चेंज होगा या कोई एक चेंज होगा, वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। और वैसे मोशन को हम क्या बोलेंगे? वैसे हम मोशन को हम नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। देखना, a particle is said to have a particle is said to have a particle is said to have non-uniform velocity is said to have non-uniform velocity if if either if either magnitude if either magnitude or direction either magnitude or direction or both changes or both changes or both changes ठीक है, कोई भी एक चेंज होगा, वेलोसिटी चेंज होगा, और वेलोसिटी चेंज होगा यानी बॉडी कैसा मोशन कर रहा है? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। आगे बढ़े, चलो कुछ प्रॉब्लम करते हैं। लिखना, एक प्रॉब्लम लिखेंगे। लिखना, पोजीशन वेक्टर of a particle vary with time as r is equal to 5t I cap plus 2t square j cap. Position vector of a particle vary with time, sorry, as r vector equals to 5t I cap plus 2t square j cap. Then find a instantaneous speed, sorry, instantaneous velocity at t equals to 1 second and t equals to 3 second. D average speed, sorry, velocity निकल, average velocity
between t equals to 1 second to t equals to 3 second. होगा? हाँ सर। करो। पहले वाले के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे, v वेक्टर इज इक्वल टू dr वेक्टर बाई dt, ठीक है। और r दिया हुआ इधर, मतलब तुम्हें करना क्या है, r वेक्टर सर, का पहले का differentiation- हाँ बोलो। पहले का आंसर निकला है 1 सेकंड पर 5 आई कैप प्लस 4 जे कैप एंड 3 सेकंड पर 4 5 J आई कैप प्लस 12 जे कैप। ठीक। 8 जगह। म्यूट कर लो, किसी की तरफ से आवाज आ रहा है। देखो सिंपल सा चीज है, इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना। सर एवरेज वेलोसिटी 5 आई कैप प्लस 8 जे कैप, एवरेज 5 आई और 8 जे दोनों के लिए कि एक के लिए? 8 जगह। बिटवीन तो बिटवीन, हाँ सॉरी बिटवीन है हाँ। तो कितना आ रहा है, 5 आई और 8 जे। 8 जे। देखते हैं, चलो अभी देखो इसको क्या करना है, पहले इसको 5 टी आई प्लस 2 टी स्क्वायर जे कैप, इसी का डिफरेंशिएशन करना है। बीच में प्लस साइन है तो प्लस साइन का आइडिया तुमको पता है, इसको अलग करते हैं, इसको अलग करते हैं। इसको करोगे तो क्या आएगा, 5 आई कैप आएगा। डायरेक्शन लूज नहीं करते हैं, डायरेक्शन को रखते हैं। डिफरेंशिएशन करने से डायरेक्शन को फर्क नहीं पड़ेगा, तो चुपचाप बाहर आ जाएगा। तो टी का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में 1 हो गया, 5 कांस्टेंट बाहर आ गया। और इधर करोगे तो 2 बाहर आएगा, ये 4 कर देगा इसको, और टी बच जाएगा जे कैप। अब तुम्हें निकालना कब कब है, तुम्हें निकालना 1 सेकंड पे और 3 सेकंड पे, तो वैल्यू पुट कर दो। पहले 1 पुट करोगे तो v एट 1 जो आएगा इट विल बी 5 आई, ये तो टाइम्स पे डिपेंड नहीं कर रहा है, वो हमेशा 5 आई ही होगा। और इधर पुट करोगे तो 4 जे आएगा, ठीक है। और नेक्स्ट v3 पुट करोगे तो ये कितना आएगा, ये भी आएगा 5 आई और प्लस कितना 12 जे कैप, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा आया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये तुम्हारे पास क्या आया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आया। नेक्स्ट हमारा काम क्या है, एवरेज वेलोसिटी निकालना है। तो एवरेज वेलोसिटी का निकालने का फॉर्मूला क्या है, h2 माइनस R1 s1 बाई t2 माइनस t1। अभी हम r से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो r रख सकते हैं। हाँ, वेक्टर जो होगा दिस इज r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1, ठीक है ना। t2 माइनस t1 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें चेंज इन टाइम चाहिए, ये दोनों टाइम के बीच में। R1 कब आएगा, R1 आएगा जब t1 पुट करोगे 1 सेकेंड, R2 आएगा जब t2 पुट करोगे 3 सेकेंड। तो पहले R1 कैलकुलेट करोगे तो R1 की जो वैल्यू होगी कितनी आएगी बताना, 5t था, 15 आई प्लस प्लस 18 जे 18 जे, माइनस करोगे इसमें से कितना 5 आई आई प्लस 2 जे प्लस 2 जे 2 जे डिवाइडेड बाई बोलो कितना होगा, 2 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 2 हो गया। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे 5 10 आई हो गया माइनस 16 जे हो गया, डिवाइडेड बाई 2 करोगे सो इट विल गिव 5, सॉरी सर प्लस 16। हाँ ठीक है, प्लस 8 जे कैप। ये तुम्हारा एवरेज वेलोसिटी है
3 और 1 सेकंड के बीच में, ये दोनों इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, ठीक है ना। तो ये सिंपल प्रॉब्लम है, इसको आराम से कर सकते हो अगर इस तरीके का कुछ दिया है तो। ये सारे जो हमने अभी रिप्रेजेंटेशन देखा, ये किस टाइप का, ये हमने पढ़ा है मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। अगर एवरेज स्पीड चाहिए, एवरेज वेलोसिटी चाहिए, तो हम कैसे निकाल सकते हैं? अगर मैथमेटिकल कोई रिलेशन है हमारे पास, तो हम उसके हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर फंक्शन दिया हुआ है, जैसे पिछले वाले केस में डिस्टेंस का फंक्शन दे रहा था, पोजीशन का फंक्शन, इस बार पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, तो अगर पोजीशन वेक्टर देगा वहां से वेलोसिटी आएगा। और अगर बस पोजीशन दिया हुआ है, पोजीशन से हमें क्या मिलेगा, जैसे अगर डिस्टेंस दिया हुआ उसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो वहां से स्पीड मिलेगा, ठीक है ना। और अगर इसमें तुमसे मैग्नीट्यूड पूछता है तो कैसे करते हैं? मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम vx² प्लस vy² और रूट ओवर करते हैं, ठीक है ना। तो अगर मैग्नीट्यूड पूछेगा तो जो भी हमने वेक्टर में पढ़ा हुआ है वहां से उसको यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे थोड़ा ग्राफ के बारे में, तो लिखना, इसको नोट में पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट ग्राफ्स। पहला लिखेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ध्यान से ना, ये इंपॉर्टेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ gives speed, instantaneous speed। अगर तुमको डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है तो उसका जो स्लोप होगा टेंजेंट का, वो तुम्हें क्या देगा, वो देगा तुम्हें इंस्टेंटेनियस स्पीड। दूसरा स्लोप ऑफ कॉर्ड, स्लोप ऑफ कॉर्ड ऑफ डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ गिव्स एवरेज स्पीड। अगर एवरेज स्पीड निकालना है तो क्या चाहिए तुमको, स्लोप ऑफ कॉर्ड चाहिए। कॉर्ड मैंने एक्सप्लेन करा था कि कॉर्ड क्या होता है, किसी भी ग्राफ को 2 पॉइंट पे कनेक्ट करने वाला लाइन को हम कॉर्ड बोलते हैं। ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कॉर्ड क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, थर्ड स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ गिव्स, क्या मिलेगा इससे, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम क्या देगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसका ध्यान रखोगे। पहला चीज ये देखना है कि यहाँ पे कॉर्ड दिया हुआ है या टेंजेंट दिया हुआ है, और नेक्स्ट चीज ये देखना है डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है। डिस्प्लेसमेंट होगा तो वहां से वेलोसिटी आएगा, यहाँ पे टेंजेंट होगा तो इधर इंस्टेंटेनियस आएगा, ठीक है ना। फोर्थ क्या लिखेंगे, फोर्थ लिखोगे इसमें स्लोप ऑफ कॉर्ड, स्लोप ऑफ कॉर्ड, स्लोप ऑफ कॉर्ड, नेक्स्ट पॉइंट है तुम्हारा फोर्थ पॉइंट, स्लोप ऑफ कॉर्ड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। स्लोप ऑफ कॉर्ड, यहाँ लिखा हुआ है कॉर्ड, उसका स्पेलिंग लिख लेना। स्लोप ऑफ कॉर्ड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ गिव्स एवरेज वेलोसिटी। क्या मिलेगा यहाँ से, एवरेज वेलोसिटी मिलेगा। तो उसका ध्यान रखेंगे कि कब एवरेज वेलोसिटी मिलता है, कब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलता है, कब एवरेज स्पीड मिलेगा, कब इंस्टेंटेनियस स्पीड मिलेगा, ठीक है।
और सबसे पहला इंपॉर्टेंट ग्राफ किसके किसके बीच में होगा वो भी ध्यान रखेंगे। जैसे पहला अगर देखोगे, पहला क्या था, एस वर्सेस टी। अगर एस वर्सेस टी ग्राफ है, ग्राफ मान लो कुछ इस तरीके का है, इस पॉइंट पे अगर टेंजेंट डाल रहा हूँ, इस पॉइंट पे अगर टेंजेंट डालना है तो ये तुमको क्या देगा, इसका जो स्लोप होगा हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनेगा थीटा, ठीक है, ये एंगल थीटा। अब यहाँ जो स्लोप है एम टेन थीटा, वो किसके बराबर होगा, ये होगा इंस्टेंटेनियस स्पीड के बराबर। को एक्सटेंड करके इसके साथ भी एंगल बना सकते हैं, लेकिन कहीं भी हॉरिजॉन्टल लाइन लो उसके साथ जो एंगल बनाएगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, tan थीटा उसका स्लोप देगा, और वो tan थीटा किसके बराबर होगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड के बराबर होगा। तो उसका ध्यान रखेंगे। क्लियर है। अब इसी में दूसरा भी बता सकते हैं। दूसरा क्या है तुम्हारा, एस वर्सेस टी है, लेकिन टेंजेंट नहीं है इस बार। इस बार तुम्हारे पास जो ग्राफ है, ग्राफ ये है, लेकिन इसके दो पॉइंट हमें चाहिए, T1 और T2। जैसे ये पॉइंट 1 है तुम्हारा, इसके कोरोस्पॉन्डिंग डिस्टेंस होगा कुछ, ये पॉइंट 2 है तुम्हारा, इसके कोरोस्पॉन्डिंग कुछ डिस्टेंस होगा। अब इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो लाइन होगा उसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं। और ये हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनाएगा, दिस एंगल इज व्हाट, थीटा। और यहाँ से जो एम जो होगा, स्लोप जो होगा वो tan थीटा के बराबर। और ये जो tan थीटा है ये रिप्रेजेंट करेगा एवरेज स्पीड, ठीक है ना। यहाँ पे कितने पॉइंट है, ये पॉइंट 1, ये पॉइंट 2, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे दो पॉइंट को मिलाने वाला लाइन जो होगा वो कॉर्ड, और उसका स्लोप निकालोगे, दैट विल गिव व्हाट, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड इंस्टेंटेनियस स्पीड के बराबर कब होता, व्हेन एवरेज स्पीड इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस स्पीड। सर जब वो यूनिफॉर्म स्पीड में जब ट्रेवल करे। यूनिफॉर्म स्पीड के साथ बॉडी ट्रेवल करेगा। सिमिलरली एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कब बराबर होगा, यूनिफॉर्म स्पीड में जब ट्रेवल, जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलेगा, वेलोसिटी, हाँ। है ना। हाँ, जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी चलेगा तब एवरेज एवरेज की जो वैल्यू होगी, इंस्टेंटेनियस की जो वैल्यू होगी वो सेम होगी। तो ये दोनों चीज किसके बारे में हो गया, ये हो गया हमारा स्पीड के बारे में। अब वेलोसिटी चाहिए तुमको, तो वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट वर्सेस ग्राफ, यानी डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का मतलब है आर वर्सेस टी ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है ना। आर से हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को। जैसे डेल्टा आर डी आर वो डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आर वर्सेस टी ग्राफ दिया हुआ है, कुछ इस तरीके का ग्राफ है तुम्हारे पास, इस पॉइंट पे तुम्हें वेलोसिटी चाहिए, तो क्या करेंगे, टेंजेंट खींचेंगे, और इस टेंजेंट का जो एंगल होगा थीटा, यहाँ से स्लोप निकालेंगे, एम इक्वल्स टू tan थीटा, एंड दिस विल रिप्रेजेंट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये तुम्हारा आर क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है, कंफ्यूज नहीं होना उससे। और इधर क्या है, टाइम है। इसको आर के ऊपर वेक्टर भी लगा सकते हो, ताकि ये रिप्रेजेंट करे कि ये साफ साफ क्या है, पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन, हटा दी इसको। अब जो फोर्थ ग्राफ था, फोर्थ ग्राफ अब तुम्हें आइडिया लग ही गया होगा, हम ऊपर से जो 1 2 3 है उसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो अगर आर वेक्टर तुम्हारे पास है, ये ग्राफ है तुम्हारा, इस बार तुमने कितना पॉइंट लिया, 2 पॉइंट लिया, और इन दोनों पॉइंट के बीच में ये जो लाइन होगा इसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं, 1 2। इसका जो टेंजेंट होगा, ये जो थीटा होगा tan थीटा, ये क्या देगा तुमको, अगर इसका स्लोप निकालोगे दैट विल बी m, या फिर tan थीटा, ये क्या देगा तुमको, दिस विल गिव एवरेज वेलोसिटी। तो इसका ध्यान रखना है, कब कॉर्ड होता है,
कब टेंजेंट होता है, हो गया, हटा दे इसको। तो ये हो गया वेलोसिटी निकालना होगा या स्पीड निकालना होगा ग्राफ से, तो हम कैसे निकालते हैं उसका इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। नेक्स्ट जो ग्राफ है वो हम पढ़ेंगे वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ से दो इंफॉर्मेशन मिलता है, ठीक है। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ्स का एक जो इंफॉर्मेशन है उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। वो हम अभी क्या करें, अभी हम उसको एक्सप्लेन कर चुके हैं कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है, स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है, तो हम क्या वहां से क्या क्या निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट जो तुम्हारा हेडिंग होगा वो होगा वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। अब समझ, अगर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और किसी किसी पॉइंट पे जीरो भी हो सकता है, क्योंकि ये वेलोसिटी है। और वेलोसिटी क्या है, तुम्हारा वेक्टर क्वांटिटी है जो कि जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव तीनों वैल्यू ले सकता है, ठीक है ना। अगर स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ दिया होगा तो उसका पक्का है कि स्पीड वर्सेस किसी भी मूविंग बॉडी के लिए स्पीड जीरो नहीं होता है। किसी भी मूविंग बॉडी के लिए स्पीड की जो वैल्यू होती है वो क्या होगी, ऑलवेज इंक्रीजिंग होगी। जैसे तुम्हारा डिस्टेंस के सर लिए हमने देखा का, हाँ बोलो। वो सर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम जो ग्राफ होगा वो सर डिस्प्लेसमेंट तो कहाँ से जीरो भी हो सकता है वेलोसिटी के सेम में। हाँ हाँ, डिस्प्लेसमेंट t इक्वल्स टू जीरो पे अगर जीरो है तो जीरो होगा। जैसे अगर सवाल तुमको दे दिया, बोल रहा है कि एट t इक्वल्स टू जीरो पार्टिकल इज एट ओरिजिन, अगर ऐसा कुछ सवाल है कि t इक्वल्स टू जीरो पे पार्टिकल कहाँ है, ओरिजिन पे है, मतलब ओरिजिन कहने का मतलब है कि आर वेक्टर अगर लिखोगे इनिशियल वेक्टर तो ये जीरो और जीरो होगा, जीरो आई कैप जीरो जे कैप, तो जीरो से स्टार्ट होगा, ठीक है ना। बोलो, हाँ सर। क्लियर हुआ क्या पूछ रहे हो। हाँ, तो वो जीरो हो सकता है। तुम पूछना क्या चाहते हो। वो जो ग्राफ है ना वो जरूरी है कि जीरो से स्टार्ट होगा, वो डिपेंड करेगा जो इनिशियल सिचुएशन तुम्हारा दिया हुआ है उससे। ऐसा नहीं कि मैंने ग्राफ जीरो से स्टार्ट नहीं किया तो इसका मतलब तुम सोच रहे हो सर ग्राफ जीरो से स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, वो डिपेंड करेगा इनिशियल कंडीशन पे। अगर पहले ही दे दिया कि इनिशियली पार्टिकल जीरो जीरो पे है, ओरिजिन पे है, तो ओरिजिन से हम ग्राफ बनाएंगे। और अगर पहले ही दे दिया कि पार्टिकल कहाँ पे है, 5 मीटर दूरी पे है, जो ओरिजिन है वहां से 5 मीटर दूरी पे कहीं आर्टिकल बैठा हुआ था, वहां से चलना स्टार्ट हुआ है, तो ग्राफ वहां से बनाना शुरू करेंगे। उससे कंफ्यूज नहीं होना है। ये एक आर्बिट्री ग्राफ मैंने जनरल ग्राफ लेकर के समझाया है। तो सवाल आएगा उसमें क्या होगा, सिचुएशन तुमको दिया रहेगा, ठीक है, ग्राफ दिया रहेगा, उसके अकॉर्डिंग सोचेंगे। हमें क्या करना है अभी, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ जो है ये इंपॉर्टेंट ग्राफ है, क्योंकि यहाँ से तुमको मिलेगा तीन इंफॉर्मेशन। पहला इंफॉर्मेशन डिस्टेंस निकाल सकते हो यहाँ से, दूसरा डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो, और तीसरा एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। एक्सेलरेशन के बारे में अभी हम पढ़े नहीं है, वो बाद में करेंगे। तो ये जो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है, यहाँ से डिस्टेंस कैसे निकलेगा, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा, वो समझेंगे। क्लियर है, तो समझना, अगर हमारे पास वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है, कुछ इस तरीके का ग्राफ हमें दिया हुआ है। एक मिनट रुक जाओ, इसको थोड़ा ऊपर करो, ये टाइम एक्सिस है। पार्टिकल जो है जब ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं वेलोसिटी वर्सेस टाइम का, वो कुछ इस तरीके का आ रहा है, ठीक है। समझो क्या हो रहा है। जैसे यहाँ पे हमने देखा तो इस पे कुछ वेलोसिटी है v1, यहाँ पे देखा तो यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो गया, यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो कितना है, जीरो है। अगर यहाँ पे देखा तो जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव है, v2 नेगेटिव, ठीक है ना। वही बोल रहा हूँ, कोई पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है कि आगे जा रहा है, आगे जा रहा है, साथ ही साथ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, आगे गया, आगे गया, कुछ देर बाद उसकी वेलोसिटी जीरो हुई, उसके बाद उसने अपना डायरेक्शन चेंज हो गया। जैसे एक बस चल रहा है, इस पे ये ट्रैक है, बस चल रहा है, पहले 10 मीटर पर सेकंड से, 20 मीटर पर सेकंड से, 30 मीटर पर सेकंड से ऐसे बढ़ रहा है।
तो देखो इसके साथ क्या है, ये वेलोसिटी कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है। इसका अपोजिट भी हो सकता है कि बस स्टार्टिंग में क्या था, 30 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, फिर 20 हुआ, फिर 10 हुआ, किसी पॉइंट पे 0 हुआ, और 0 होने के बाद फिर उल्टा डायरेक्शन में मूव करने लगा। उससे जो ग्राफ आएगा कुछ इस तरीके का आ सकता है, अगर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट करोगे तुम। अब ये जो ग्राफ है, यहाँ से मैंने क्या बोला कि यहाँ से हम 2 इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं अभी के लिए। एक्सेलेरेशन पढ़ेंगे तो वहां से तीसरा इंफॉर्मेशन भी आएगा। अब देखो, जब पढ़ा रहे थे बेसिक मैथमेटिक्स तो उसमें बताया था कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ जो होता है वो क्या इंफॉर्मेशन देगा, उसका एरिया जो होगा, जैसे ये ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो इसके अंदर का जो एरिया है, दिस एरिया, ये अगर कैलकुलेट कर लो, और अगर ये एरिया कैलकुलेट कर लो, ठीक है, और इन दोनों को ऐड करोगे विदाउट कंसिडरिंग द साइन, अगर साइन को बिना कंसीडर किए इसको ऐड करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, अब डिस्टेंस। तुम्हें मिलेगा डिस्टेंस मिलेगा। मतलब अगर इस यहाँ से एरिया लिखोगे, एरिया अंडर ग्राफ gives distance and displacement, distance and displacement, distance and displacement देगा कब, जैसे मान लो इसका एरिया जो है ये मैं A1 कंसीडर कर रहा हूँ, और इसका एरिया मैं A2 कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है, तो जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, डिस्टेंस होगा A1 प्लस A2, और जो डिस्प्लेसमेंट होगा A1 minus A2, इट विल बी A1 माइनस A2, क्योंकि ये नीचे है तो ये नेगेटिव, इसको कंसीडर करेंगे, और ये ऊपर है तो इसको पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। और साइन लेने का काम कब होता है, जब हम डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। डिस्टेंस जब निकालोगे तो उसका कोई जरूरत नहीं है, डिस्टेंस के लिए दोनों वैल्यू ऐड हो जाएंगे। इस तरीके का एक सवाल तुमसे करवाए थे जब मैथमेटिक्स में पढ़ रहे थे तभी, ठीक है, जब मैथमेटिक्स में बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ रहे थे वही पे ये इसका एप्लीकेशन पढ़िए थे, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ जो था। और अगर तुमसे सवाल में स्पीड वर्सेस टाइम दे दिया तो स्पीड वर्सेस टाइम सिंपल हो जाता है। स्पीड वर्सेस टाइम से तुम्हें क्या मिलेगा, स्पीड वर्सेस टाइम से तुम्हें बस डिस्टेंस मिले, ठीक है ना, स्पीड वर्सेस टाइम से बस डिस्टेंस मिलेगा, वहां से और कोई इन्फॉर्मेशन तुमको नहीं मिलेगा। पहली चीज, अब अगर स्पीड वर्सेस टाइम प्लॉट करते हो तो वो ग्राफ कभी नीचे जाएगा ही नहीं। जब भी हम स्पीड वर्सेस टाइम प्लॉट करते हैं तो ग्राफ टाइम एक्सिस के नीचे जाता ही नहीं है, वो क्या आएगा, हमेशा इंक्रीजिंग रहेगा, क्योंकि स्पीड क्या है तुम्हारा, स्पीड कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, उसकी वैल्यू क्या होगी, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा इंक्रीज करता है, फॉर ए मूविंग बॉडी डिस्टेंस हमेशा इंक्रीज करेगा, तो इसलिए जो तुम्हारा स्पीड होगा दैट विल आल्सो इंक्रीज विद टाइम, वो भी डिक्रीज नहीं करेगा कभी भी। क्लियर है सर? तो इसलिए बार बार बोल, हाँ बोलो सर, इस ग्राफ में जो वेलोसिटी का डायरेक्शन किससे निकालूंगा, वेलोसिटी का डायरेक्शन किससे निकालोगे इस ग्राफ में? हाँ, देखो ये जो है ये ऊपर रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पॉजिटिव एक्सिस है, ये वेलोसिटी का क्या है, पॉजिटिव एक्सिस है, ये वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव एक्सिस है। नेगेटिव। तो अगर तुमको ऐसा ग्राफ प्लॉट करके दिया हुआ है ना, तो इसका मतलब ये है कि कुछ देर तक हमने वेलोसिटी को पॉजिटिव माना है, इसका मतलब वेलोसिटी किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में लिया हमने, ठीक है ना, जैसे बॉडी मूव कर रहा है राइट वर्ड, ठीक है, कुछ देर बाद वो लेफ्ट की तरफ आने लगा, ठीक है ना, तो जो राइट लेफ्ट है ना, तो राइट में अगर एक को पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हो तो लेफ्ट को तुमको नेगेटिव कंसीडर करना पड़ेगा। आ रही बात समझ में, जैसे एक बॉडी था राइट की तरफ जा रहा था, कुछ देर बाद अपना डायरेक्शन चेंज करके लेफ्ट की तरफ आने लगा, तो अगर तुम राइट को पॉजिटिव कर रहे हो तो लेफ्ट वाले पोर्शन के लिए अगर वेलोसिटी प्लॉट करना है सेम ग्राफ में, तो उसको हम ग्राफ नेगेटिव में प्लॉट करेंगे, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गया। आ रही बात समझ में, तो डायरेक्शन हम पे डिपेंड करता है, हम किस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे किस डायरेक्शन को नेगेटिव लेंगे, वो हमारे हाथ में है। अगर ग्राफ ऐसा दिख रहा है, ग्राफ ऐसा दिखने का बस मतलब इतना है कि कुछ देर तक वेलोसिटी पॉजिटिव था, यानी बॉडी का मोशन जो हो रहा था किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो रहा था, कुछ देर बाद बॉडी का जो मोशन हो रहा है उस गिवन डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। आ रही बात समझ में सर? हाँ सर, इसको वेलोसिटी किसे निकालूंगा इस ग्राफ में? इस ग्राफ में वेलोसिटी सिंपल है, जैसे समझो बोल, ये टाइम का
ये टाइम है और इधर वेलोसिटी है। वो सीधे जैसे अगर इसको मिटा के समझा रहा हूँ, ये जो ग्राफ है ना, ये बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का ग्राफ। अगर किसी टाइम पे तुमको वेलोसिटी चाहिए, वो इस ग्राफ से डायरेक्ट मिल जाएगा, क्योंकि ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ही है। जैसे एक ग्राफ प्लॉट किया v वर्सेस t, इस तरीके का एक्स वाई पे ये- नंबर लेकर के डाल सकते हैं। हाँ, एक एक्स वाई पे नंबर अगर लिखा रहेगा, वहां से सीधे पता कर सकते हो। जैसे वही इधर तो है। 10 है और इधर -10 है, ठीक है। और ये जो गैप है, ये है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। तो अगर तुमसे कोई पूछेगा बताओ t = 0 पे वेलोसिटी कितना है, तो कितना बताओगे? 10 होगा। 10 सिंपल सी चीज है। अगर इसको देखोगे, यहाँ पे मान लो वेलोसिटी है 8, तो 1 सेकंड में कोई वेलोसिटी पूछेगा तो कितना बताओगे? 8 बताओगे। 8 टाइम के रिस्पेक्ट वेलोसिटी में। टाइम ओ ग्राफ, सर, हाँ वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया होगा। हाँ बोलो। सर मैं बोलता हूँ कि आपने जो ग्राफ प्लॉट करा उसमें देखा कि वेलोसिटी चेंज करे तो एक पॉइंट वेलोसिटी 0 होगा। इसका मतलब हाँ। कोई बॉडी अगर वेलोसिटी चेंज करता है तो उसका एक पॉइंट में वेलोसिटी 0 परफेक्टली होगा। जरूरी परफेक्टली नहीं है कि होगा 0 जब हो। नहीं वाई सुनो एक्सिस सुनो पे सुनो, होगा। नहीं वाई मैं एक्सिस बता पे रहा हूँ। जब क्रॉस करेगा ना सर। नहीं हाँ, अगर ग्राफ दिया हुआ है, ऐसा अगर ग्राफ दिया हुआ है, सुन लो, अगर ग्राफ दिया हुआ है और तुमसे पूछ रहा है वेलोसिटी किस पॉइंट पे 0 है ग्राफ से, तो जिस पॉइंट पे वो टाइम एक्सिस को कट कर रहा होगा, ये जो कट कर ग्राफ रहा है है ना, सर। जिस पॉइंट पे टाइम एक्सिस को कट करेगा वहां पे वेलोसिटी 0 है। समझो कैसे? ये जो वाई एक्सिस है, ये क्या बता रहा है? ये वेलोसिटी बता रहा है। तो वेलोसिटी 0 कहाँ होगा? इस पूरे लाइन पे, इस लाइन पे हाँ। हर जगह वेलोसिटी क्या है? 0 है, क्योंकि कितना ऊपर जा रहे हो? 0 पर जा रहे हो। तो अगर इधर कहीं भी जाओगे ना, इस लाइन पे मूव करोगे, तो ये ग्राफ देखेंगे, मतलब 6 सेकंड पे जो वेलोसिटी है वो कितना है? 0 है। अगर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ तुमको प्लॉट करके दिया हुआ है और किसी भी पॉइंट पे अगर ग्राफ टाइम एक्सिस को कट कर रहा है, उस पॉइंट पे वेलोसिटी 0 होगी। जैसे गिवन एग्जांपल में t = 6 सेकंड पे ये जो ग्राफ है, ये टाइम एक्सिस को कट कर रहा है, तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी 0 होगी। क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल अगर ऊपर जा रहे हो तो वेलोसिटी दे रहा है, तो ये कितना ऊपर है? ऊपर है ये नहीं है। यहाँ पे 0। पॉइंट वेलोसिटी कितना है? 0 है, तो 0 रिप्रेजेंट करे। अब नीचे जाओगे, तो जैसे नीचे जाओगे, मान लो ये t = 10 सेकंड है, तो t = 10 सेकंड पे वेलोसिटी कितना है? नेगेटिव -10। -10 है, ठीक है। अब -10 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ना? 0 सेकंड पे पार्टिकल इधर जा रहा था। t = 0 सेकंड पे पार्टिकल किधर जा रहा था? राइट की तरफ। तो अगर t = 10 पे देखोगे तो पार्टिकल किधर जाएगा? इधर की तरफ जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड। आ रही बात समझ में? बोलो, कोई कंफ्यूजन है? t = 0 पे पार्टिकल किधर जा रहा था? मान लिया राइट डायरेक्शन में जा रहा था। तो अगर बोलेगा कोई कि बताओ t = 10 सेकंड पे पार्टिकल किधर जा रहा होगा, तो अगर ये डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हो, तो इसका अपोजिट जो डायरेक्शन होगा दैट विल बी नेगेटिव। मतलब t = 10 सेकंड पे पार्टिकल 10 मीटर पर सेकंड से लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा होगा। क्लियर है? बोलो, हटा दे इसको। हाँ। और कोई कंफ्यूजन? अब इसका जो स्लोप होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो हम पढ़ेंगे एक्सेलेरेशन पढ़ने के बाद। जब एक्सेलेरेशन पढ़ लेंगे तब हम पढ़ेंगे, ठीक है। अगर तुमको याद होगा तो मैंने एक प्रॉब्लम करवाया था बेसिक मैथमेटिक्स में, फिर से रिपीट करवा दे रहा हूँ। ये सेम प्रॉब्लम मैंने उधर करवाया था। ये ए है, ये बी है, इधर है तुम्हारा आर वर्सेस, या तुम ऐसे कर सकते हो एस वर्सेस टी। तो तुमको निकालना है VA/VB का रेशियो इज इक्वल टू व्हाट? इधर एस इधर टी, करना क्या है? VA/VB का रेशियो बताना। वन बाई थ्री 1/3। 1/3 सिंपल सा, एकदम सिंपल सा इक्वेशन। क्या करना है? सबसे पहला काम तुमको VA निकालना है। ये एक ग्राफ है, ए का ग्राफ है। ये जो ग्राफ है ये किसका ग्राफ है? ए का ग्राफ है। तो ये जो ग्राफ है ना, ये किसके किसके बीच में है? एस वर्सेस टी के बीच में है। ये जो ग्राफ है ये किसके बीच में है? एस वर्सेस टी के बीच में है। और एस वर्सेस टी के ग्राफ का कहीं भी अगर
टेंजेंट डालोगे तो उस टेंजेंट से क्या मिलेगा तुमको, वेलोसिटी मिलेगा। ये VA लिखा हुआ है, और चूंकि ये स्ट्रेट लाइन है, और तो स्ट्रेट लाइन का हर जगह टेंजेंट सेम होता है, हर जगह जो टेंजेंट होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। स्ट्रेट लाइन की ये प्रॉपर्टी होती है कि हर पॉइंट पे यहाँ पे टेंजेंट लो, यहाँ पे टेंजेंट, यहाँ पे टेंजेंट, हर जगह सेम होगा। और कैसे निकलेगा, यहाँ पे अगर देखोगे तो जो वेलोसिटी VA होगा वो स्लोप के बराबर, और स्लोप कितना बराबर होता है, tan 30 डिग्री। सिमिलरली अगर VB निकालोगे इट विल बी tan 60 डिग्री, क्योंकि ये जो ग्राफ है ये B पार्टिकल के लिए है। पार्टिकल B क्या दे रहा है, ग्राफ जो आ रहा है इस वर्सेस P वो स्ट्रेट लाइन आ रहा है, और स्ट्रेट लाइन अगर ग्राफ आ रहा है तो अगेन उसका जो स्लोप है वो हर जगह कांस्टेंट है, और स्ट्रेट लाइन का स्लोप जो होगा वो एंगल से मिलेगा, तो एंगल 60। अब इन दोनों का रेशियो निकालोगे, सो VA बाई VB वैल्यू सबको पता होनी चाहिए tan 30 और tan 60 का, सिंप्लीफाई करने के बाद इट विल कम एज 1/3। ठीक है, हो गया। अब कुछ और इंपॉर्टेंट नोट लिख लेंगे वेलोसिटी और स्पीड के बारे में। और राउंड मोशन, राउंड मोशन कहने का मतलब है जहां से पार्टिकल स्टार्ट हुआ वहीं पे फिर वापस आ गया, इसको बोलते हैं राउंड मोशन। जहां से पार्टिकल चलना शुरू हुआ वहीं पे आ गया। ठीक है, अब इसके लिए जरूरी नहीं है कि सर्कुलर मोशन ही होगा, जैसे ये पाथ फॉलो कर रहा है, पार्टिकल फिर घूम के यही आ गया, चला आ गया। सर्कल हो भी सकता है कि यहाँ से चला घूम के यहीं पे आ गया, स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, पार्टिकल यहाँ से चला यहीं पे आकर रुक स्ट्रेट गया। लाइन भी हो सकता है सर। तो देखो स्ट्रेट लाइन कहने, अब स्ट्रेट लाइन कहीं ना कहीं तो पाथ चेंज करेगा ना, डायरेक्शन चेंज करेगा, मतलब ऐसे गया फिर इसी पे वापस घूम के आ गए, जा रहा है किसी पॉइंट तक पहुंचा, वहां से रिटर्न होकर फिर अपने पोजीशन पे ही आ गया। राउंड मोशन कहने का मतलब सिंपल, अगर कोई राउंड मोशन कह रहा है तो तुम्हारे दिमाग में क्या होना चाहिए कि फाइनल और इनिशियल पोजीशन जो है पार्टिकल का वो क्या है, सेम है, जहां से चला वहीं पे आ गया। पाथ के बारे में अगर बताया हुआ है तो पाथ के बारे में सोचेंगे, नहीं बताया हुआ नहीं सोचेंगे। अगर बोल दिया सर्कुलर पाथ तो हमारे दिमाग में सर्कुलर पाथ आना चाहिए, बोल दिया रेक्टेंगुलर स्क्वायर पाथ तब हमारे दिमाग में रेक्टेंगुलर और स्क्वायर पाथ आना चाहिए, या फिर अगर स्ट्रेट लाइन बोल दिया तब स्ट्रेट लाइन आना चाहिए। और नहीं तो अगर बस राउंड पाथ लिख रहा है या राउंड मोशन लिख रहा है तो राउंड मोशन बोलती है हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए, सबसे पहला चीज कि जहां से पार्टिकल स्टार्ट हुआ वहीं पे घूम के क्या हो गया, फिर से आ गया। तो ऐसे केस में क्या होगा, सबसे पहला चीज जो डिस्प्लेसमेंट होगा पार्टिकल का राउंड मोशन के लिए, डेल्टा आर वेक्टर जो होगा कितना होगा, 0, ऑलवेज 0 होगा। ठीक है ना। राउंड मोशन में डेल्टा आर क्या होता है, हमेशा 0 होता है। अगर डेल्टा आर 0 हो गया तो इसका मतलब जो तुम्हारा एवरेज वेलोसिटी है वो भी क्या होगा, 0 होगा। डेल्टा आर 0, अगर डिस्प्लेसमेंट 0 तो एवरेज वेलोसिटी कितना हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी 0 हो जाएगा। मे बी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की अलग अलग वैल्यूज हो सकती है, ठीक है ना। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पॉजिटिव होगा कुछ देर के लिए, नेगेटिव भी होगा, किसी पॉइंट पे 0 भी हुआ होगा, लेकिन जो एवरेज वेलोसिटी है वो कितना होगा, 0 होगा फॉर अ राउंड मोशन। नेक्स्ट बात करते हैं बी, जो डिस्टेंस है डेल्टा एस, क्या ये 0 होगा, राउंड मोशन के लिए डिस्टेंस नहीं, कभी नहीं 0 सर। नहीं होता, ये 0 नहीं होगा। अब इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी जो है एवरेज वेलोसिटी ये भी नॉन 0 होगा। एवरेज वेलोसिटी में एवरेज v स्पीड के ऊपर वेक्टर साइन नहीं लगा रहा। हाँ, एवरेज स्पीड नॉन 0 होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो तुम्हारा डिस्टेंस है वो नॉन 0 है, तो इसका ध्यान रखेंगे, ठीक। और अगर नेक्स्ट लिखेंगे, सर हाँ बोलो। डिस्टेंस तो हमेशा सर नॉन जीरो होता है सर। डिस्टेंस हमेशा नॉन 0 होगा, राउंड मोशन हो या कैसा भी मोशन हो। तो डिस्टेंस अगर नॉन 0 है तो जो स्पीड होगा, एवरेज स्पीड जो होगा वो भी नॉन 0 होगा। अगेन इंस्टेंटेनियस स्पीड किसी पॉइंट पे 0 हो सकता है, लेकिन अब स्पीड नेगेटिव तो होता है नहीं। स्पीड के बारे में हम क्या बोलते हैं,
स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होता है, जीरो हो इंक्रीजिंग सकता होता है, है। पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन वो नेगेटिव कभी नहीं होगा। तो इसलिए जो तुम्हारा एवरेज स्पीड आएगा वो कभी जीरो नहीं होगा, वो हमेशा नॉन जीरो होगा। ठीक है, अब एवरेज स्पीड और स्पीड में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एवरेज स्पीड कभी जीरो नहीं होगा, बट इंस्टेंटेनियस स्पीड जीरो हो सकता है। अरे बात समझ में, जैसे पार्टिकल यहाँ से चल रहा है, समझना, जा रहा है इधर से ए टू बी गया, अब बी से फिर वापस आकर के तब तो ए पे पहुंचेगा। डाउन मोशन के लिए ए से बी पे गया, बी से फिर वापस आएगा, अब बी पे जा करके कुछ इंस्टेंट के लिए उसकी स्पीड जीरो होगी। डायरेक्शन चेंज कर रहा है ना, तो डायरेक्शन चेंज करने के लिए उसको रुकना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि चलते चलते गए और बिना डायरेक्शन चेंज के उल्टा घूम गए। ऐसा हो सकता है कि नहीं? नहीं हो सकता। अगर स्ट्रेट लाइन पे चल रहे हो, डायरेक्शन चेंज करना है, तो तुमको किसी स्टैंड पे स्पीड जीरो करना पड़ेगा। तो अगर बी पे स्पीड जीरो करोगे तभी वहां से घूम करके उल्टा चलोगे। तो यहाँ पे जीरो होगा, मतलब जीरो हो सकता है स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, लेकिन एवरेज स्पीड कोई भी मोशन करो, अगर पार्टिकल मूव कर रहा है एक पॉइंट से चल के दूसरे पॉइंट पे जा रहा है, तब भी एवरेज स्पीड कभी जीरो नहीं होता है। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो इसका जो तुम्हारा नेक्स्ट पॉइंट है उसमें लिख लेंगे, सेकेंड पॉइंट पे लिखेंगे एवरेज स्पीड, या पहले एवरेज वेलोसिटी चलेंगे। एवरेज वेलोसिटी मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। एवरेज स्पीड, सॉरी, एवरेज में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ये तीनों में से कोई भी वैल्यू ले सकता है, लेकिन इसी में बट एवरेज स्पीड is always positive. तो एवरेज स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होगा या जीरो नहीं होगा, हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इंस्टेंटेनियस स्पीड जीरो हो सकता है, ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड पॉजिटिव होगा, हो सकता है, लेकिन नेगेटिव नहीं होगा। और यहाँ पे एवरेज स्पीड हमेशा पॉजिटिव होगी या जीरो भी नहीं होगा। किसी भी मूविंग बॉडी के लिए जीरो नहीं कर सकते इसको, ठीक है ना? तो ये सारी जो चीजें है ना, ये ऑप्शन में तुमको 3-4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से बोलेगा कि कौन सा करेक्ट है या कौन सा इनकरेक्ट है। तो अगर अगर इसको डिटेल में तुम्हारे दिमाग में नहीं आएगा ना, बेसिक ये जो सारा कंसेप्ट है ये दिमाग में नहीं आएगा, तो बच्चे मिस्टेक कर देते हैं कि सर कब स्पीड जीरो, कब स्पीड नॉन जीरो, कब एवरेज स्पीड जीरो, कब एवरेज स्पीड नॉन जीरो। तो ये सारे जो नोट जो होती है वो इंपॉर्टेंट चीजें होती है, तो वो दिमाग में हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि जो तुम्हारा इनकरेक्ट और करेक्ट ऑप्शन बनते हैं इधर से ही बनते हैं। अब एक चीज मैंने बताया था, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि अगर पार्टिकल कहाँ चल रहा है, a particle moving on a straight line, a particle moving on a straight line without changing its direction, अगर डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ, पार्टिकल क्या कर रहा है? स्ट्रेट लाइन पे चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में डेल्टा आर वेक्टर मॉड, डेल्टा आर वेक्टर का मॉड का क्या मतलब हुआ? मैग्नीट्यूड ओनली। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इसके बराबर होगा, डेल्टा एस के बराबर होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ ये इसका क्या मतलब है? मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बराबर किसका होगा? ये बराबर होगा डिस्टेंस के बराबर, क्योंकि अगर स्ट्रेट लाइन पे चल रहे हो तो जितना डिस्प्लेसमेंट होगा वही तुम्हारा डिस्टेंस भी होगा। तो अगर ये दोनों बराबर है तो यहाँ से ये भी लिख सकते हैं कि जो तुम्हारा एवरेज वेलोसिटी होगा ये बराबर किसके होगा? एवरेज वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो बराबर होगा एवरेज स्पीड के। ये कब पॉसिबल है? ये इस केस में पॉसिबल है। अगर डायरेक्शन चेंज कर दिया, जा रहा था इधर फिर उल्टा घूम के आ गया, फिर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा। बॉडी स्ट्रेट लाइन पे ही चल रहा है, लेकिन जैसे ही डायरेक्शन चेंज हो गया
तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा, ठीक है ना। हटा दी इसको। हाँ सर। सर बोलो। अगर एक पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ में जा रहा है तो उसका हम्म। एवरेज वेलोसिटी हो सकता है। एवरेज वेलोसिटी, हाँ एवरेज वेलोसिटी हो सकता है। अगर बट तुमने हर जैसे उसका तो हर मूवमेंट पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है, हर मूवमेंट हाँ, पे। तो हर मोमेंट पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो एवरेज वेलोसिटी में कहाँ बोला हुआ कि डायरेक्शन, ये डायरेक्शन सेम होना चाहिए, कहीं ऐसा बोला होगा? नहीं सर। एवरेज वेलोसिटी में कुछ ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि पार्टिकल कहाँ चल रहा है। एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है ना कि तुमको वेलोसिटी कहाँ निकालना है, दो टाइम इंटरवल के बीच का निकालना है, ठीक है ना। फाइनल जैसे और पार्टिकल इनिशियल। फाइनल और इनिशियल, बॉडी कहीं भी चल सकता है, सर्कल पे चले, स्ट्रेट लाइन पे चले, उससे मतलब नहीं है हमें। मतलब किससे है? एवरेज वेलोसिटी अगर दिया हुआ है, जैसे सर्कल पे चल रहा है, ठीक है, बोल रहा है तुमको इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का एवरेज वेलोसिटी निकालना है। जैसे ये पॉइंट 1 हो गया, पॉइंट 2 हो गया, इसके बीच का एवरेज वेलोसिटी निकालना है, निकाल सकते हो इजिली। इस पॉइंट का वेलोसिटी पता करो, इस पॉइंट का वेलोसिटी पता करो, एवरेज निकल सकता है आराम से। यहाँ का पोजीशन पता करो, यहाँ का पोजीशन पता करो, और सीधे फॉर्मूला यूज कर दो डेल्टा, वो डेल्टा आर बाई डेल्टा टी का। जैसे टी इक्वल टू 0 यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, तो यहाँ तक पहुंचने में उसको कुछ टाइम लगा होगा, वो टाइम से डेल्टा टी आ जाएगा। अगर पोजीशन वेक्टर तुमने डिसाइड कर लिया, तो यहाँ का पोजीशन वेक्टर, यहाँ का पोजीशन वेक्टर का जो चेंज हो रहा है वो चेंज इन वेलोसिटी दे देगा। आ रही बात समझ में? हाँ सर, पर वो 1 और 2 का डायरेक्शन कैसा होगा? 1 और 2 डिपेंड करेगा कि पार्टिकल कैसे चल रहा है। अगर इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो मैंने बोला था कि हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पॉइंट 2 का जो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करते हैं, इस पे टेंजेंट डाल के करते हैं। अब टेंजेंट टेंजेंट में की। इधर की तरफ डायरेक्शन होगा, ये इधर की तरफ डायरेक्शन होगा, ये कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड कर रहा है। तो ऐसे होगा, अगर इस पॉइंट पे देखोगे तो फिर इस पॉइंट पे टेंजेंट डालो, और इस पॉइंट पे टेंजेंट डालोगे तो इधर की तरफ आएगा, तो ये तुम्हारा V1 हो गया, ये तुम्हारा V2 हो गया। सारी चीजें नोट में लिखवाए, अगर नोट ध्यान से हाँ पढ़ोगे। हाँ हाँ सर, सब। तो एवरेज वेलोसिटी के दौरान भी अगर डायरेक्शन चाहिए तो एक पॉइंट पे ही डायरेक्शन होगा ना? नहीं नहीं, एवरेज वेलोसिटी कभी एक पॉइंट के लिए होता ही नहीं है, यही तो समझो कि एवरेज वेलोसिटी ना, कभी एवरेज एक पॉइंट के वेलोसिटी लिए है नहीं होता। डायरेक्शन डायरेक्शन एवरेज डायरेक्शन तो वेलोसिटी एक का जो डायरेक्शन फाइनल होगा, और इनिशियल के लिए होता है सर। हाँ सुनो, एवरेज वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा ना, उसमें इसका भी कंट्रीब्यूशन होगा और इसका भी कंट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि एवरेज कहने का मतलब है इन दोनों टाइम के बीच में जो वेलोसिटी है ना, उसका एवरेज। एवरेज हाँ कभी भी एक पॉइंट से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। जैसे अगर तुमसे इंस्टेंटेनियस पूछता, ध्यान से सुन लो, अगर तुमसे इंस्टेंटेनियस पूछता, इंस्टेंटेनियस कहने का मतलब होता है एक पॉइंट पे। जैसे अगर पॉइंट 1 पे पूछा, तो पॉइंट 1 पे तुम डायरेक्ट मैग्नीट्यूड इसको डायरेक्टली बता सकते, यहाँ पे पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड होगा वो बता दोगे, कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का। अब बात कर रहे हैं एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का मतलब ये होता है कि तुमको क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी इन अ टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल कहने का मतलब है एक टाइम गैप। अब उसमें जो भी वेलोसिटी आएगा, हर पॉइंट पे अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो सबका कंट्रीब्यूशन तुमको दिखेगा, ठीक है ना। जैसे ये पार्टिकल जो है, ये सीधे यहाँ पे नहीं पहुंच गया, इधर भी होगा तो इधर जा रहा होगा, इधर होगा तो इधर जा रहा होगा। तो अगर एवरेज निकालोगे ना, तो जो आंसर आएगा तुम्हारा, उस आंसर में इन सबका कंट्रीब्यूशन क्या होगा, इंक्लूड करके आंसर आएगा, हाँ सारे सर, वही वेलोसिटी का बता रहे थे। डायरेक्शन। हाँ, अब जरूरी नहीं है कि इन दोनों का ही कंट्रीब्यूशन इसमें है, इन सबका कंट्रीब्यूशन इसमें, तब जाकर के ये सारे कंट्रीब्यूट करे हैं ना, तभी ये पार्टिकल ऊपर से ऐसे टर्न हुआ है। ऐसा नहीं है कि बस इसी का कंट्रीब्यूशन है या इसी का कंट्रीब्यूशन। ये कैसे आया? क्योंकि हर पॉइंट पे पार्टिकल अपना डायरेक्शन चेंज कर करके तब ऐसा हुआ है। तो अगर एवरेज निकाल, तो सारे पार्टिकल का क्या हुआ, कंट्रीब्यूशन दिखेगा तुमको उस एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि वो क्या है, वो एक टाइम इंटरवल के बीच का वेलोसिटी, और टाइम इंटरवल के बीच का जो वेलोसिटी होगा, तो उस टाइम में जितने भी इंस्टेंट होंगे सबका कंट्रीब्यूशन दिखेगा, ठीक है। हाँ सर। चलो, नोट नंबर कितना हुआ था एक बार याद दिलाओ, 3 या 4? 3 3 हुआ था ना। अब हाँ लिखेंगे 4। 4 लिखेंगे।
लिखना, if a particle covers distance, if a particle covers distance distances लिखना, distances L1, L2, L3 and so on. Particle covers distances L1, L2, L3 and so on with speed v1, v2, v3, so on respectively. Then average speed during entire motion is given as ठीक है। अब देखो इस टाइप के कुछ प्रॉब्लम होते हैं, जैसे तुमको पार्टिकल इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है, किस स्पीड से कवर कर रहा है वो दे देता है और तुमसे पूछता है एवरेज स्पीड बताओ। तो यहाँ पे जो बच्चे कॉमन मिस्टेक करते हैं ना, समझना वो क्या करते हैं, ये जो स्पीड दिया हो ना सबको ऐड करके इसका एवरेज ले लेते हैं। जैसे सवाल में तुमसे क्या पूछ रहा, ये एक तरीके का इस टाइप का सवाल ही आएगा तुमको कि डिस्टेंस दे देगा, किस स्पीड से कवर कर रहा है वो दे देगा। तो यहाँ पे बच्चों का कॉमन मिस्टेक क्या होता है कि जैसे ही वी एवरेज पूछता है तो बच्चे करते हैं v1 प्लस v2 प्लस v3 एंड सो ऑन अप टू vn डिवाइडेड बाई n, ऐसा करते हैं और ये गलत हो जाता है। ठीक है ना, सारी बात समझ में। जैसे ही एवरेज लेते हैं तो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, कभी कभी ये करेक्ट भी हो जाता है, लेकिन डिपेंड करेगा क्वेश्चन के टाइप पे। तो हमारा जो वी एवरेज है ना, कभी भी फिजिक्स में डायरेक्टली आंख बंद करके मैथमेटिकल एवरेज का फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। जैसे मैथ में हम एवरेज निकालते हैं, जैसे 10 स्टूडेंट का नंबर इतना आया तो बताओ एवरेज, तो हम क्या करते हैं 10 का नंबर ऐड करते हैं, बाई 10 से डिवाइड कर देते हैं, एवरेज आ जाता है नंबर का। लेकिन यहाँ पे एवरेज स्पीड पूछ रहा है ना, तो हमें पता है एवरेज स्पीड डेफिनेशन क्या है, वहां से चलेंगे, वहां से जाओगे तो कभी गलती नहीं होगा। तो एवरेज स्पीड का जो तुम्हारा डेफिनेशन है वो क्या है, वी एवरेज तुमको पता है क्या होता है, वी एवरेज होता है टोटल डेल्टा डिस्टेंस इज बाय डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब चलो समझो, यहाँ पे टोटल टाइम आई है। अब यहाँ पे तुम टोटल डिस्टेंस तो डायरेक्टली इस गिवन क्वेश्चन से निकाल सकते हो। अगर ये सवाल ऐसा दिया हुआ है तो टोटल डिस्टेंस तुम इजीली निकाल सकते हो। कैसे, ये प्लस ये L1 प्लस plus ये एंड सो ऑन, ठीक है ना। लेकिन टोटल टाइम कैसे निकलेगा, L1 by Total V1 plus L2 by हाँ, V2 सर total L1 by time V1 by plus L2 by V2 वेरी गुड। plus टोटल टाइम L2 निकालने by के लिए हम क्या करेंगे, plus जैसे यहाँ पे L3 L1 प्लस L2 प्लस L3 अगर तुम्हारे पास है, L2 L3 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2 प्लस T3 करोगे। लेकिन यहाँ पे जो T1 T2 T3 है, वेयर T1 कितना है, T1 बराबर होगा L1 बाई V1, क्योंकि L1 डिस्टेंस चल रहा है V1 स्पीड से, तो इसमें कुछ पर्टिकुलर टाइम लगा होगा, कितना लगा, T1 लगा। सिमिलरली T2 लिखोगे इट विल बी L2 बाई V2 और T3 कितना होगा L3 बाई V3। अब ये वैल्यू यहाँ उठा करके पुट करेंगे, यहाँ से जो V एवरेज आएगा वो कितना आएगा, सो V एवरेज, अब इसको लिख सकते हो L1 प्लस L2 प्लस L3 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाई L1 बाई V1 L2 बाई V2 प्लस L3 बाई V3 एंड सो ऑन। ये तुम्हारा जनरल फॉर्मूला है। जब तुमको किस तरीके का सवाल दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है और हर डिस्टेंस कितना वेलोसिटी कितना स्पीड से कवर हो रहा है, अगर ये चीज दिया हुआ है तो इसको यूज करेंगे। ठीक है ना, कभी भी एवरेज वाला फॉर्मूला जो है वो डायरेक्ट यूज नहीं कर लेंगे, जो मैथ में हम एवरेज पढ़ते हैं वैसे यूज करोगे, मे बी तुम्हारा चांस है 80% की क्वेश्चन गलत हो जाएगा।
ठीक है ना, उसको करोगे, आंसर टिक करोगे, वो आंसर अवेलेबल रहता है, गलती हो जाता है। ठीक है, इसमें एक स्पेशल केस भी है। क्या स्पेशल केस क्या है कि अगर डिस्टेंसेस इक्वल हो जाए, इफ L1 is equal to L2 is equal to L3 is equal to L, सारे डिस्टेंस जो अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रहा था अलग अलग वेलोसिटी से, अभी क्या हो गया, सेम जो डिस्टेंस है सेम कवर कर रहा है, लेकिन वो अलग अलग वेलोसिटी से कवर कर रहा है, स्पीड से कवर कर रहा है। जैसे 5 मीटर 10 मीटर पर सेकंड से, अगला 5 मीटर 20 मीटर पर सेकंड से, अगला 5 मीटर 25 मीटर पर सेकंड से, ऐसे कवर कर रहा है। मतलब L1 L2 L3 सबकी वैल्यू सेम हो गई, किसी पर्टिकुलर वैल्यू के बराबर, L के बराबर। इस केस में अगर V एवरेज निकालोगे तो कितना होगा, देखो इस केस में अगर V एवरेज निकालोगे तो इस सबकी जगह क्या पुट करोगे, सबकी जगह L प्लस L प्लस L डिवाइडेड बाई नीचे L बाई V1 प्लस L बाई V2 प्लस L बाई V3 एंड सो सर ऑन, अप इसका टू अगर मतलब n तक। 1 by V1 plus 1 by V2 plus 1 by V3 होगा। अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे, सिंप्लीफाई करने के बाद 1 बाई V एवरेज आएगा। ध्यान से देखना क्या लिख रहा हूँ, V एवरेज नहीं लिख रहा हूँ, 1 बाई V एवरेज लिख रहा हूँ, वो बराबर होगा 1 बाई V1 प्लस 1 बाई V2 प्लस 1 बाई V3 एंड सो ऑन अप टू n। अगर n तक है या वेलोसिटी दिया हुआ है तो ध्यान से देख लो, अगर n वेलोसिटी दिया हुआ है तो क्या लिखेंगे, n तक लिखेंगे, और इधर 1 बाई n भी आएगा, तो इसको पहले भी लिख सकते थे। ठीक है ना, अगर ये n तक जा रहा है तो क्या लिखेंगे, इधर 1 बाई n लिखेंगे। क्यों, क्योंकि ध्यान से देखो, अगर ये n तक जाएगा तो ऊपर ऐड करोगे तो कितना होगा, n इंटू एल होगा, है कि नहीं। और इधर क्या कॉमन हो सकता है, l कॉमन कर सकते हो, l कॉमन करोगे तो यहाँ बचेगा 1 बाई V1 प्लस 1 बाई V2 1 बाई V3 अप टू 1 बाई Vn। ये l कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला टर्म इधर ले जाओगे और इसको नीचे लाओगे तो 1 बाई V एवरेज नीचे 1 बाई n, और ये पूरा टर्म मल्टीप्लाइड होकर के आएगा। ठीक है ना, बोलो किसी को कोई कंफ्यूजन। और ये तभी यूज करेंगे, ध्यान देना, ये तभी यूज करेंगे जब इक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रहा है बट विथ डिफरेंट वेलोसिटी, तो हम ये यूज करेंगे। नहीं तो फिर ये तुम्हारा जनरल फॉर्म है ही। और जनरल के साथ साथ अगर इसमें मान लो अगर 2 वेलोसिटी है, 2 ही वेलोसिटी है तुम्हारे पास, इफ n इज इक्वल टू 2, अगर n की वैल्यू 2 हो गई, इसका स्पेशल केस है, ये स्पेशल केस आया इधर। अब इसका भी एक स्पेशल केस है कि 2 ही वेलोसिटी है, पार्टिकल v1 और v2 वेलोसिटी चल रहा है, इक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रहा है, मतलब n2, तो 1 बाई v एवरेज जो होगा, समझना 1 बाई v एवरेज कितना होगा, 1 बाई 2 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से देखना क्या होता है, यहाँ से आएगा 2 V1 V2 by एवरेज V1 plus V2 V1 V1 V2 by डिवाइडेड बाय plus V2 1 प्लस V2। ये क्या दे रहा है कि अगर पार्टिकल जो है V1 V2 स्पीड से चल रहा है और दोनों केस में सेम डिस्टेंस ट्रेवल करा, ठीक है ना, सेम डिस्टेंस ट्रेवल करा, तो अगर एवरेज स्पीड तुमको निकालना होगा तो कितना आएगा, ये आएगा। क्लियर है, बोलो समझ में आया। हाँ सर। हाँ सर लिखना, एक प्रॉब्लम लिखो इसके बेसिस पे, लिखो अ पार्टिकल undergoes around motion in which its initial speed during first half
its initial speed during first half is 30 meter per second. Its initial speed during first half is 30 meter per second. 30 meter per second. And final speed in second half is 40 meter per second. 40 meter per second. 40 meter per second. Then find average speed. Then find average speed during this motion. Then find average speed during the entire motion. During the entire motion. टू 40/7 कितना 240/7 देखते हैं। चलो क्या बोल रहा है, पहली बात पार्टिकल राउंड मोशन कर रहा है, मतलब ए से जाएगा बी पे और फिर बी से वापस आएगा। तो मान लो ए से गया बी पे, फिर बी से वापस आया ए पे, इसको बोलते हैं राउंड मोशन। तो अगर ए से बी जा रहा है तो कितने मीटर से जा रहा है, 330 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है। ये तुम्हारा V1 हो गया। जब सेकेंड हाफ जो है, मतलब बी से ए जब आ रहा है तो कितने से आ रहा है, V2 इक्वल्स टू 40 मीटर पर 40 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है। देखो ये पिछला वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। V1 से वेलोसिटी आधा डिस्टेंस कवर करा, बाकी V2 से आधा डिस्टेंस कवर करा, तो ये राउंड मोशन है, इधर गया। और चूंकि ये स्पीड कैलकुलेट करना है, एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना है, इसलिए हमें क्या करना है, डायरेक्शन के बारे में ध्यान नहीं देना कि पार्टिकल पहले राइट डायरेक्शन में जा रहा होगा फिर लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा होगा तब जाकर के कवर करा होगा। ध्यान से देख लो, सवाल किसका है, एवरेज स्पीड का, एवरेज वेलोसिटी का नहीं है। बस हमें मैग्नीट्यूड से मतलब है, मैग्नीट्यूड सारा चीज का दिया हुआ है। तो ये V1 है, ये V2 है। V एवरेज अगर निकालोगे, V एवरेज निकालेंगे क्योंकि हाफ डिस्टेंस इतना से कवर किया, बाकी का हाफ डिस्टेंस इतना से कवर किया, तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि L1 L2 की वैल्यू बराबर होगी। तो अगर L1 लेंथ है इनिशियल कंडीशन का, L2 लेंथ है फाइनल जो पाथ है उसका, तो यहाँ से फॉर्मूला जो आएगा वो आएगा 2 इंटू कितना 30 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 30 प्लस 40। ठीक है, सिंप्लीफाई करोगे तो इसका कितना आ रहा है, किसी ने बताया था आंसर, 240/7 240/7 7 मीटर पर सेकेंड। ये तुम्हारा एवरेज वेलोसिटी है, तो इसका ध्यान देंगे। अब वही मैं बोल रहा हूँ, इसमें कॉमन मिस्टेक क्या होता है कि बच्चे क्या करेंगे, इसको सीधे ऐड कर देते हैं, 40 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 2 और एवरेज आंसर लिख देते हैं। सिंप्लीफाई करोगे 35 मीटर पर सेकेंड आएगा। और ये भी ऑप्शन में होता है, टिक करके ऑप्शन चले आते हैं, जो कि गलत होता है। पहले समझ लेंगे क्वेश्चन का टाइप किस तरीके का है, इक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रहा है, तो ये यूज करेंगे। क्लियर है। इसका जो दूसरा टाइप है वो डिस्कस करेंगे अगले क्लास में, ठीक है ना। अभी के लिए कोई डाउट हो तो बोलो, तो आज का क्लास यही पे खत्म तो करते हैं। सर आपने बोलो। बोला था कि कब V1 प्लस V2/2 होगा, तो हाँ V1 प्लस V2 अब इसके बाद आएगा ना, ये बताया ना V1 प्लस V2/2 कब होगा, वो जस्ट इसके बाद का स्पेशल केस है। अभी हमने डिस्कस क्या करा है कि अभी डिस्कस करा है कि L1 डिस्टेंस कवर कर रहा है V1 से, L2 डिस्टेंस कवर कर रहा है V2 से, उसके लिए जो एवरेज स्पीड होगा उसके लिए हमने एक फॉर्मूला बताया, ये फॉर्मूला। अभी जो नेक्स्ट टाइप होगा ना, उसमें कंडीशन आएगा डिस्टेंस ट्रेवलिंग का, जो कंडीशन आएगा दैट विल जस्ट सेटिस्फाई कि V1 प्लस V2 प्लस V3 डिवाइडेड बाई 3 करोगे तो वहां से जस्ट एवरेज का डायरेक्ट लिया जाएगा। अगर दो वेलोसिटी दिया हुआ है तो V1 प्लस V2/2 कर दोगे तो सीधे तुमको एवरेज वेलोसिटी वो दे देगा। लेकिन उसके लिए तुमको अगर अगेन क्वेश्चन का टाइप पता करना होगा कि किस टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन का टाइप अगर उस कैटेगरी में फॉल करेगा तो सीधे जो एवरेज होगा ना, जो मैथमेटिकल जो तुम्हारा एवरेज होगा उसको यूज करोगे, आंसर आ जाएगा। इधर मैथमेटिकल एवरेज से नहीं आ रहा है क्योंकि इधर क्वेश्चन का टाइप ही अलग है। इधर गिवन जो कंडीशन है वो क्या क्या गिवन है,
लेंथ गिवन है, मतलब डिस्टेंस गिवन है और स्पीड गिवन है। जो नेक्स्ट टाइप डिस्कस करेंगे वहां पे जो कैटेगरी होगा उस कैटेगरी क्वेश्चन के लिए जो मैथमेटिकल एवरेज जो हम मैथ में पढ़ते हैं वो एवरेज वेलोसिटी के बराबर, एवरेज स्पीड के बराबर आ जाता है। सारी बात समझ में है? तो उस टाइप का क्वेश्चन हम किधर करेंगे, उस कैटेगरी को पहले नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम सर? करेंगे, समझ में आ जाएगा। हाँ बोलो। सर जो मॉड्यूल हाँ। दिया था ना वेक्टर में, वो 4 हाँ। क्वेश्चन मेरे डाउट था। तो 4 क्वेश्चन भेज देना चाहिए था ना ग्रुप में, तुम भेज देते कि सर ये सवाल नहीं हुआ तो आज उसको डिस्कस कर दे रहे थे क्लास के स्टार्टिंग में ही। जो भी तुम्हारे पास मॉड्यूल भेजा गया ना, ठीक है ना, तो मॉड्यूल क्या करो, जो डाउट हो रहा है तुमको उसका क्या करो, क्रॉप करके सीधे ग्रुप में डाल दो कि सर ये जो क्वेश्चन है ये मेरे से नहीं हो रहा है। तो अगर किसी बच्चे ने करा होगा तो वो उसमें सॉल्व करके डाल देगा, और अगर किसी से नहीं होगा तो नेक्स्ट जो क्लास होगा अगला उसके स्टार्टिंग में ही मैं वो सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है ना? ठीक है सर। ये तो मैं पहले भी बोला था कि जो भी तुम्हारा मॉड्यूल का डाउट होगा वो क्या करोगे, वो मुझे बता दो ग्रुप में कि सर ये डाउट है। पहले तो भेजते ही बहुत सारे बच्चे जो ऐसे हैं सॉल्व कर देते हैं। अगर उसके उनका सॉल्यूशन तुमको समझ में आ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो तुम बोल देना कि सर ये जो सॉल्यूशन आया हुआ है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो मैं फिर नेक्स्ट क्लास में तुमको समझा दूंगा। और अगर किसी ने सॉल्यूशन नहीं डाला तो फिर मैं आकर के नेक्स्ट क्लास में समझा दूंगा। आधी बात समझ में? किसी एक बच्चे ने वो ट्राइंगल वाला क्वेश्चन डाला था, हाँ डाला सर, था ना वही किसी ने? समझा दो। समझ में आया था तुमको? अच्छा नहीं आया था? नहीं सर। देखो वो जो सवाल है ना वो 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका होता है रिलेटिव मोशन का, जो कि हमने पढ़ा नहीं है अभी, ठीक है ना। एक तरीका क्या होता है, उसको रिलेटिव मोशन से करोगे बहुत ही सिंपल हो जाता है। दूसरा तरीका है तुम्हारा जो उस बच्चे ने सॉल्व करके भेजा, ठीक है ना। वो जो तरीका से सॉल्व करना है ना उसमें थोड़ा समझना क्या है कि जैसे पार्टिकल क्या है ना, 3 कॉर्नर पे 3 पार्टिकल रखे हुए हैं। 3 कॉर्नर पे क्या है, 3 पार्टिकल रखा हुआ है, एक इधर की तरफ चल रहा है, एक इधर की तरफ चल रहा है, एक इधर की तरफ चल रहा है। इनिशियल कंडीशन क्या था कि तीनों जो पार्टिकल वो एक दूसरे की तरफ चल रहा है, और ऐसे चलते 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 क्या हो रहे हैं, जाकर के एक पॉइंट पे मिल जा रहे हैं। तो तुमसे पूछना है कि कितने देर में वो मिलेंगे। अब समझना क्या हो रहा है, जैसे ये पार्टिकल जो है ना, अब ऐसा नहीं है कि ये इसी पाथ को फॉलो करेगा, इसको मिलना है। तो जो पाथ फॉलो करेंगे तीनों पार्टिकल वो कुछ इस तरीके के करेंगे, तब जा करके एक पॉइंट पे मिलेंगे। समझना इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये जो पार्टिकल है ना ये ऐसा पाथ फॉलो करेगा, ये पार्टिकल तरीके का पाथ हुआ है कि हर एक जो पार्टिकल है वो एक दूसरे की तरफ आप समझना एक दूसरे की तरफ चल रहा है। तो ये पार्टिकल कुछ देर बाद यहाँ आ गया, ठीक है ना। तो अगर इसकी तरफ जाना है तो इस पार्टिकल को अपना पाथ डेविएट करना पड़ेगा। कैसे? इधर की तरफ जाएगा तब ये पार्टिकल, अब ये पार्टिकल इसकी तरफ जा रहा है तो इसको भी अपना पाथ डेविएट करना पड़ेगा। अगर पार्टिकल यहाँ पे पहुंचा तो ये पार्टिकल इधर पहुंचा होगा, अगर ये पार्टिकल इधर पहुंचा ये पार्टिकल इसके अकॉर्डिंग जो मोशन होगा ऐसे करते करते जाकर कहाँ मिलेगा, इस ट्राइंगल के सेंट्रोइड पे तीनों पार्टिकल मिल जाएंगे। आ रही बात समझ में? बट वो तो बोलो। ट्रायंगल के जो आर्म हाँ है सर, वो तो ट्रायंगल के आर्म सर वो पे कैसे चल रहा है। आर्म्स पर चल रहे थे ना। ट्राइंगल के आर्म पे चलेगा नहीं, वो इनिशियल कंडीशन ट्राइंगल के वर्टिसेस पे रखा हुआ है। पार्टिकल जो है ना, तो ध्यान से सवाल पढ़ोगे तो इनिशियल कहाँ रखा हुआ है, इनिशियल रखा हुआ है तीनों कॉर्नर पे। और सवाल में लिख रहा है कि पार्टिकल आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। पार्टिकल क्या कर रहे हैं, एट ईच एंड एवरी पॉइंट एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं। समझो पार्टिकल क्या हो रहे हैं ना, हर पॉइंट पे जब पार्टिकल को हम देख रहे हैं तो एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं। अब एक दूसरे की तरफ चलने का क्या मतलब होता है समझो, वहां से वही जो पाथ होता है ना वो बच्चे समझ नहीं पाते हैं। इनिशियली देखो, इनिशियल ये पार्टिकल यहाँ, ये पार्टिकल यहाँ, ये पार्टिकल यहाँ, देखना। अब इस पॉइंट पे ये पार्टिकल इसकी तरफ जा रहा है, ये पार्टिकल इसकी तरफ जा रहा है, और ये पार्टिकल इसकी तरफ जा रहा है। ये इनिशियल कंडीशन है, लेकिन ये पार्टिकल को हमेशा एक दूसरे को फॉलो करना है। अब समझना, अगर ये पार्टिकल कुछ देर बाद यहाँ आ गया और ये पार्टिकल कुछ देर बाद यहाँ आ गया, और अगर तुम सोच रहे हो कि हमेशा ये स्ट्रेट लाइन पे चलेंगे, ट्रायंगल पे ही चलेंगे, तो क्या ये पार्टिकल इसकी तरफ जा रहा है? नहीं जा रहा है, ये अब इधर जा रहा है। ये इसको कहाँ फॉलो कर रहा है? अगर ये यहाँ चला गया, ये यहाँ चला गया, तो ये पार्टिकल एक दूसरे को फॉलो करना बंद कर दिए। सवाल में साफ साफ लिखा हुआ है कि किसी भी इंस्टेंट पे देखोगे तो पार्टिकल एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं। सिमिलरली अगर सोचोगे कि ये पार्टिकल कुछ देर बाद यहाँ आके रुक गया, यहाँ पे है, तो अगेन ये पार्टिकल इधर चल रहा है, ये पार्टिकल इधर चल रहा है, इसके नहीं फॉलो नहीं कर रहा है। तो
हमें रिलेशन फॉलो करवाने के लिए कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के पीछे पीछे चल रहा है, हमेशा उसको फॉलो कर रहा है, तो अगर ये पार्टिकल देखो, ये पार्टिकल चल के यहाँ जाएगा ना, तो ये पार्टिकल इसकी तरफ जाने के लिए अपना स्पीड वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करेगा, तब जा करके उसकी तरफ जाएगा। सिमिलरली इसको फॉलो ये कर रहा है, तो ये यहाँ से मूव होकर के यहाँ जाएगा, तब नेक्स्ट इसको फॉलो करेगा। तो वहां से जो पाथ बनेगा, वो जो पहले मैंने पाथ ड्रॉ करा था वैसा पाथ बनेगा, तब जा करके तीनों पार्टिकल मिलेंगे। ये जो पाथ मैंने ड्रॉ करा था, पाथ कैसा ड्रॉ करा था, ये पार्टिकल ऐसे आया, ये पार्टिकल ऐसे गया, और ये पार्टिकल ऐसे आया। अब कहीं भी ट्राइंगल ड्रॉ करोगे, समझना, अब ऐसा ट्राइंगल ड्रॉ करोगे तो ये पार्टिकल देखो, अगर ये यहाँ होगा, ये यहाँ होगा, अब ये इस ट्राइंगल पे चल रहा है, ये इस ट्राइंगल पे चल रहा है, ये इस ट्राइंगल पे चल रहा है। अगर यहाँ देखोगे तो यहाँ के लिए ट्राइंगल बनाना पड़ेगा, तो अब यहाँ पे ट्राइंगल बनाओगे, ये पार्टिकल अभी भी इसकी तरफ चल रहा है। टेंजेंट के बारे में मैंने बताया कि टेंजेंट ड्रॉ करना होता है वेलोसिटी का डायरेक्शन बताने के लिए। तो यहाँ पे ये एक दूसरे को फॉलो करेंगे। तो समझना क्या था कि पार्टिकल ट्राइंगल पे नहीं चल रहा है, अगर ट्राइंगल पे चलेंगे तो मिलेंगे ही नहीं कभी। ये v वेलोसिटी से चल के इधर आ गया, ये v वेलोसिटी से चल के इधर आ गया, ये v वेलोसिटी चल के इधर आ गया, मिलेंगे कब? कभी नहीं मिलेंगे। आ रही बात समझ में? तो कैसे चलेंगे? उनको मिलने के लिए ये पार्टिकल ये पाथ फॉलो करेगा, ये पार्टिकल ये पाथ फॉलो करेगा, ये पार्ट ये फॉलो करके सेंटर पे जाकर के मिल जाएगा। और अगर सेंटर पे जाके मिल रहा है तो किसी एक पार्टिकल को पकड़ लो, उसका डिस्प्लेसमेंट और उसका वेलोसिटी पता कर लो। करोगे क्या? तीनों को अलग अलग पढ़ने का जरूरत नहीं है। अब तुम्हें पता चल गया कि पार्टिकल तीनों कहाँ मिलेंगे, ट्राइंगल के सेंट्रोइड पे मिलेंगे। तो अगर ट्राइंगल के सेंट्रोइड पे मिल रहा है तो तुम्हें क्या करना है, मान लो कि इस पार्टिकल का ये इनिशियल कंडीशन है, ये फाइनल कंडीशन है, इसके बीच का ये लेंथ निकालो, दिस विल बी डिस्प्लेसमेंट। और अगर डिस्प्लेसमेंट इस लाइन के अलोंग हो रहा है तो वेलोसिटी भी हम इसी लाइन के, ऐसा नहीं कि हम किसके अलोंग ले लिए, इधर के अलोंग ले लिए। जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उधर के लिए हम क्या लेंगे, उधर की वेलोसिटी लेंगे, तब जा करके हमें टाइम निकलेगा। तो इधर का ये वेलोसिटी भी था, तो इधर एंगल लेना पड़ेगा 30 डिग्री। तो इसका कंपोनेंट इधर ये लेंथ निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ ट्राइंगल। वहां से क्या आएगा, ये लेंथ आएगा जो उस बच्चे ने सॉल्व करके दिया हुआ है। ये वेलोसिटी का कंपोनेंट जिधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उधर की तरफ, ठीक है ना। तो उसका कंपोनेंट लोगे तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में ले रहे हो उसी डायरेक्शन का वेलोसिटी। तो इसका वेलोसिटी का कॉस कंपोनेंट ले लोगा। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए तुमको ये लेंथ पूरा निकालना होगा, मैथमेटिकल चीज है, ये लेंथ निकालो, डायरेक्शन नहीं ठीक है ना। समझ आ रहा था। समझ गए आप? समझ गए? हाँ सर। और इसका बहुत ही एक और सिंपल मेथड होता है, ठीक है ना। इसका जब रिलेटिव मोशन पढ़ा देंगे ना, तो रिलेटिव मोशन पढ़ाते ही ये सवाल इतना समझना भी तुमको नहीं पड़ेगा। उसमें क्या होता है, बस एक लाइन लिखो आंसर आ जाता है। अभी भी एक लाइन का ही आंसर है, लेकिन अब डायरेक्शन एक बार बता दो प्लीज। डायरेक्शन, अरे देखो ये पार्टिकल इनिशियली किधर जा रहा था, इधर की तरफ जा रहा था, है कि नहीं। पार्टिकल किधर जा रहा है, इधर की तरफ। लेकिन डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इधर की तरफ हो रहा है, क्योंकि ये पार्टिकल का इनिशियल कंडीशन ये है, फाइनल कंडीशन ये है। तो पार्टिकल यहाँ से चल के इधर गया, यहाँ से चल के इधर गया। तो अब तुमको क्या करना है ना, इस वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट के अलोंग कंपोनेंट लेना पड़ेगा। वेलोसिटी का क्या करोगे, जिधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना वो कंपोनेंट लेंगे, क्योंकि इस वेलोसिटी का कितना कंपोनेंट है, दो कंपोनेंट, एक इसके परपेंडिकुलर और एक इसके पैरेलल। हाँ, परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो होता है वो पैरेलल कंपोनेंट से इंडिपेंडेंट होता है, यानी परपेंडिकुलर कंपोनेंट का इस डिस्प्लेसमेंट पे कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है वेलोसिटी का, उसका इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। इसके चलते पार्टिकल अप डाउन मोशन करेगा, ऐसा मोशन नहीं करेगा। इसलिए इधर अगर ये एंगल 30 डिग्री है, ये cos 30 डिग्री हो जाएगा। तो इधर का डिस्प्लेसमेंट जब इधर पुट करेंगे, ये लेंथ डिवाइडेड बाई वेलोसिटी, दैट विल बी cos 30 डिग्री। क्लियर है? आ रही बात समझ में? अगर तुमको डिस्प्लेसमेंट दे दिया किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो पहले वेलोसिटी को रिजॉल्व करके उस डायरेक्शन में ले जाएंगे, ठीक है ना। तब जा करके तुमको टाइम मिलेगा। ऐसा करेंगे। अभी बहुत सारा सवाल रिलेटिव हमने पढ़ा, कहा रिलेटिव पढ़ेंगे, ये सवाल और इजी हो जाएगा। वहां पे कंपोनेंट लेने का ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। तुम्हें क्या करना है, तुमको साफ साफ डिस्टेंस कितना कवर करेगा रिलेटिव यूज करके हम सीधे उसको सॉल्व कर देंगे। आ रही बात समझ में? वो अभी क्या था, टॉपिक सर वेक्टर में जो टॉपिक था वो सर्कुलर मोशन, रिलेटिव वेलोसिटी, वो सब इस बारे में पढ़ा था, मैंने इस पार्ट से। जो भी वेक्टर हमने पढ़ा है ना, उसका पूरा यूज होगा हर जगह फिजिक्स में। जो भी वेक्टर तुमको पढ़ाया गया है
उसका यूज हर जगह होगा। कंपोनेंट लेना, जैसे यहाँ पे कंपोनेंट लेना का काम आ गया। नहीं सर, मैं बोल रहा हूँ सर, उस जो वेक्टर में चैप्टर में जो एनसीईआरटी बुक में वो सर्कुलर मोशन में जो दिया था, सर्कुलर मोशन फिफ्थ टॉपिक में, आप तो वो डिस्प्लेसमेंट जो अरे position हाँ हाँ, vector बता देखो, सुनो सुनो सुनो, क्या होता है एनसीईआरटी में जो है ना, जिस चीज का जहाँ पे यूज है वहां पे एक्सप्लेन करा गया। एनसीईआरटी में वेक्टर तुम जब पढ़ोगे, प्रोजेक्टाइल मोशन या सर्कुलर मोशन, उस टाइम में तुमको वेक्टर एक्सप्लेन करा होगा, ठीक है ना। लेकिन हमने क्या करा है, वेक्टर को पूरा एक अलग छाट करके एक अलग से चैप्टर बना दिया है, जो बेसिक मैथमेटिक्स के बाद पढ़ते हैं। अगर तुम एनसीईआरटी खोलोगे तो उसमें बेसिक मैथमेटिक्स भी, ऐसा नहीं कि बेसिक मैथमेटिक्स का एक अलग से चैप्टर है क्या ऐसा कुछ चैप्टर? नहीं सर। हम क्या नहीं। करते हैं ना, कि जो यूज होने वाला चीज है उसको स्टार्टिंग में ही पढ़ा देते हैं। एनसीईआरटी अलग तरीके से करता है, जो चीज जहां यूज हो रहा है वो वहां पे बताता है तुमको। इंटीग्रेशन वो पहले नहीं बताएगा, इंटीग्रेशन कब बताएगा, जहाँ पे इंटीग्रेशन का यूज होगा। एनसीईआरटी का फिजिक्स पढ़ोगे तो ऐसे उसने पढ़ा पढ़ा के जहाँ पे यूज है वहां पे बताया हुआ। लेकिन हमने क्या करा, हमें जो फिजिक्स में यूज होने वाला है पूरा 11th और 12th में, उसको हमने एक ही साथ सबको डिस्कस कर लिया है। फिर से जहाँ पे आएगा जस्ट रिकॉल कर लेंगे उसको, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी ऐसा नहीं है कि हम कुछ अलग पढ़ा रहे हैं, वही चीज जो एनसीईआरटी में दिया है वो वही पढ़ा रहे हैं। लेकिन एनसीईआरटी क्या करता है, अलग 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 जगह पे बांट बांट के पढ़ाता है उसको। जहाँ पे जरूरत पड़ता है वहां पे एक्सप्लेन करेगा, एक ब्रैकेट लिख देगा, वहां पे एक्सप्लेन कर देगा कि हम इस कंसेप्ट को यूज करके ये फिजिक्स पढ़ रहे हैं। सारी बात समझ में। लेकिन हम थोड़ा अलग तरीके से पढ़ते हैं। कोई भी अगर कोचिंग पढ़ोगे, कहीं भी पढ़ोगे, वो इसी तरीके से पढ़ाया जाता है कि बेसिक मैथमेटिक्स अलग कर दिया जाता है, एक नया चैप्टर बना देते हैं। सिमिलरली वेक्टर एक नया चैप्टर बना करके पढ़ते हैं। अभी तुमको बहुत सारा ऐसा चीज होगा ना कि एनसीईआरटी में वो एक चैप्टर में दिया होगा, लेकिन हम उसको डिवाइड कर देंगे डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर में। अभी आगे पढ़ोगे तो तुम्हें बहुत सारा ऐसा टॉपिक मिलेगा जो तुमको लगेगा अरे ये तो एनसीईआरटी के एक ही चैप्टर में दे दिया है। लेकिन हम उसको क्या करते हैं, हम उसको ब्रेक करके एक अलग नया 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 चैप्टर बना करके पढ़ते हैं, ताकि डिटेल में उसको पढ़ सके, ठीक है। हमारे सर बंगाली बुक में भी वेक्टर एक अलग हाँ, चैप्टर है। वो छाया पब्लिकेशन की बात कर रहे हाँ हो हाँ ना। हाँ। हाँ, तो छाया पब्लिकेशन में सारी चीजों का अलग अलग चैप्टर बताया है। मोस्ट ऑफ द केसेस वही पैटर्न सारे कोचिंग में फॉलो होता है, क्योंकि ब्रेक करके पढ़ना थोड़ा ज्यादा सिंपल लगता है, इसलिए ब्रेक कर करके पढ़ाते हैं। फिर जहाँ यूज होता है वहां पे उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। क्लियर है? अब समझ में आ गया क्या कर रहे हैं? हाँ ठीक है ना। सर्कुलर मोशन में अब वहां पे फिर हम वेक्टर बढ़ाएंगे नहीं, वहां पे बस रिकॉल करवा देंगे कि देखो सर्कुलर मोशन जब हम पढ़े थे तो वेक्टर का जब यूज आएगा तो बस तुमको बता देंगे कि ऐसा चीज तुमको बताएं। जैसे अगर तुम ध्यान दोगे तो मैंने जो डिफरेंशिएशन वाला केस था वो कब बता दिया था। डिफरेंशिएशन का यूज देखो अभी आ रहा है, जब हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ रहे हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड पढ़ रहे हैं, तब डिफरेंशिएशन का यूज आ रहा है। और इसी टाइम में तुमको डिफरेंशिएशन एक्सप्लेन करेगा एनसीईआरटी। लेकिन मैंने डिफरेंशिएशन कब एक्सप्लेन कर दिया, मैंने एक्सप्लेन कर दिया बेसिक बेसिक मैथमेटिक्स मैथ में। में। और बस वहां से रिकॉल कर लिया कि देखो हम डिस्प्लेसमेंट जब पढ़ रहे थे तो एप्लीकेशन ऐसा पढ़े थे, वही चीज यहाँ पढ़ रहे हैं। आ रही बात समझ में? हाँ सर। चलो, और कोई डाउट? और कोई डाउट? मॉड्यूल करते रहना, जो भी मॉड्यूल भेजा जा रहा है। और जो 11th का बच्चा है वो बुक पढ़ेगा, और वो बुक का जो एनसीईआरटी बुक का प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करे चलेगा, ठीक है ना। जो बच्चे ड्रॉपर है उनको बुक पढ़ने का जरूरत नहीं है, वो नोट्स प्रेफर करेंगे। नोट्स रेफर करके उनको सवाल करना है। जो ड्रॉपर बच्चे हैं उनको प्रैक्टिस करना है ज्यादा से ज्यादा। थ्योरी कम पढ़ो, थ्योरी बस जहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है वही थ्योरी पढ़ो या मेरे से पूछो, ठीक है ना। बार बार थ्योरी पढ़ते पढ़ते फिजिक्स मार्क्स ही नहीं आएगा, तुमको प्रैक्टिस करना है। जो बच्चे जस्ट 10 से 11 पहुंचे हैं वो एक ना एक बुक रेफर करेंगे। अगर एनसीईआरटी तुम्हारे पास है तो एनसीईआरटी फॉलो करो, अगर किसी के पास छाया पब्लिकेशन है तो छाया पब्लिकेशन फॉलो करो। कोई भी सर डाउट सर एच वर्मा अच्छा। एससी वर्मा भी फॉलो करता है, एससी वर्मा फॉलो करो, डीसी पांडे फॉलो करो, सिंगेज फॉलो करो, बीएम शर्मा वही बीएम शर्मा फॉलो करो। तुम्हारे पास जो बुक है ना, जो भी बुक है, एक रेफरेंस बुक फॉलो करना होता है। जो जस्ट बच्चे 10th से 11th गए हैं उनको करना ही है। ऐसा नहीं कि बस मेरे नोट्स पे भिड़ जाओगे, तो मेरे नोट्स से जो तुम्हारा क्या है कि बस काम नहीं चलेगा। तुमको डीप और जाने के लिए या तुम्हारा थोड़ा माइंड ब्रॉड करने के लिए बुक पढ़ना जरूरी होता है, क्योंकि बुक में भी अलग अलग एग्जाम्पल यूज करके बताता है। मैं भी सॉल्व करने के लिए एक एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ, वो भी सॉल्व करने के लिए या समझाने के लिए एक एग्जाम्पल लेके बताएगा। तो वो सारी चीजें पढ़ते रहोगे तो कनेक्ट करना तुमको आएगा, और जब तक कनेक्ट करना नहीं सीखोगे तब तक फिजिक्स का प्रॉब्लम होगा ही नहीं। ऐसे बहुत बच्चे बोलते हैं कि सर हमको थ्योरी समझ में आ रहा है, लेकिन जब हम न्यूमेरिकल करने जाते हैं तो नहीं होता है। वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि 11th 12th में उसने कोई बुक ही रेफर नहीं किया है। बुक रेफर नहीं करोगे फिर नहीं होगा। बुक में देखते हो क्या देता है, एक टॉपिक एक एग्जाम्पल, एक टॉपिक एक एग्जाम्पल, ऐसे एक्सप्लेन कर करके देता है वो लोग। और फिर बाद में
कुछ एग्जांपल्स देगा और फिर तुमको एक्सरसाइज देगा। तो जैसे अगर जो जो चैप्टर हम खत्म करते चलेंगे, जैसे मैंने फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट खत्म कर दिया है, तो तुमको भी एनसीईआरटी में फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट का एक एक सवाल करके आना है। जो भी तुम्हारा एनसीईआरटी बुक है या छाया पब्लिकेशन का बुक है या जो भी पब्लिकेशन का बुक तुम फॉलो कर रहे हो, और वहां पे जो डाउट है वो ग्रुप में डाल दो, मैं उसको देख करके नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन कर दूंगा। क्लियर है? और जो बच्चे ड्रॉप करके तैयारी कर रहे हैं नीट का या जेई मेंस का या जेई एडवांस का, वो क्या करेंगे, वो मॉड्यूल करेंगे, नोट्स पढ़ेंगे, मॉड्यूल करेंगे, नोट्स पढ़ेंगे। उनको बस सवाल करना है। सवाल तुम कहीं से भी उठा के करो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। सवाल होना चाहिए तुमसे, 1 अटेम्प्ट लो, 2 अटेम्प्ट लो, 3 अटेम्प्ट लो, नहीं हो रहा फिर नेक्स्ट क्लास में मेरे से पूछो। ठीक है? और कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? चलो फिर तो मिलते सर हैं नेक्स्ट क्लास क्वेश्चन में। कहाँ से बनाएंगे सर? जेई मेंस वाला सब क्वेश्चन कहाँ से बनाएंगे? मॉड्यूल ग्रुप में भेज रहे हैं ना, मॉड्यूल तो तुमको ग्रुप में भेजा जा रहा है, सर ने भेजा ना मॉड्यूल। हाँ सर। हाँ वही है, वही सॉल्व करना है तुमको। वो जेई मेंस, नीट और एडवांस लेवल का है, उसी को सॉल्व करना है। ठीक है ना? ठीक। अभी तुमको लेवल 1 भेजा जा रहा है, लेवल 2, लेवल 3, उसमें बहुत सारे लेवल होते हैं, वो सारे भेजे जाएंगे तुमको, उसके लिए परेशान मत हो। ठीक है? चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन।